है। जी अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। काइंडली कंफर्म करिएगा कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है। आवाज क्लियर है। यस सर। ठीक है, बस हम 5 मिनट वेट करते हैं ताकि बाकी भी सब ज्वाइन कर लें। आप लोग काइंडली अपने माइक को जो है ड्यूरिंग द लेक्चर म्यूट रखिएगा। आफ्टर द लेक्चर जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे उनको फिर वन बाय वन हम इंटरटेन करेंगे। वो यहाँ का नेट था। ओके जी, काइंडली आप मुझे कंफर्म करिएगा। 1 मिनट। जी काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो चुकी है। यस मैम। ओके फाइन। यस इट्स विजिबल। ठीक है ठीक। चलिए फिर हम आपका आज का जो लेक्चर है वो पहले शुरू करते हैं। उसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये ब्रेक डाउन बताना है कि हमारा ये जो समर कैंप है इसमें बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस थे। स्टूडेंट जो कि इनरोल्ड हो गए हैं, कुछ स्टिल जो इन पॉज हैं, जो चाह रहे हैं लेना, बट उनको क्लियर नहीं है कि रोड मैप होगा क्या और किस तरह से होगा। तो एक छोटा सा जो है वो आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई गई है जिसके अंदर आपका ये रोड मैप थोड़ा सा बताया गया है। और फिर हम इसी को प्रोसीड करेंगे आज की जो भी हमारी एक्टिविटी है उसके साथ। ठीक है।
अच्छा, स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन था इस बूट कैंप के हवाले से, समर कैंप के हवाले से, कि भाई ये मेजॉरिटी जो कोर्सेज हो रहे होते हैं ऑनलाइन, इनमें थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो ज़्यादा दी जा रही होती है एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, बायोसोल के ऊपर ये हमारा तकरीबन मेरे ख्याल है 14वां प्रोग्राम है जो कि हम रन कर रहे हैं अब इन लास्ट 2 इयर्स। ठीक है, ईयर 2024 से हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाना शुरू की थी, एंड बिफोर दैट जो है वो हम डिफरेंट ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को दिया करते थे। लेकिन ईयर 2024 से हमने कंटिन्यूशन के अंदर डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाई हैं, वर्कशॉप्स करवाई हैं, कंप्लीट बूट कैंप्स करवाए हैं, बहुत डिटेल्स। और समर कैंप भी जो है इसका एक हिस्सा है। हमारे जितने भी कोहॉर्ट्स होते हैं, चाहे वो आपके 2 या 3 डेज वर्कशॉप्स हों, ट्रेनिंग्स हों, इन सब के अंदर आपको कंप्लीट एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, जो भी हमारा टाइटल होता है उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का। इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो ये समर कैंप 2 है, इसके अंदर समर कैंप 1 हमारा भी रिसेंटली खत्म हुआ है, जिसमें हमने जो हमारा गैलेक्सी का ऑनलाइन एक सर्वर है, जिसपे क्योंकि देखें स्टूडेंट जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनके लिए पाइथन, आर, लिनक्स को एकदम से जो एब्जॉर्ब करना ना वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमने जो ये पूरा का पूरा प्लान आउट किया था समर कैंप 1 को, ये भी हमारा पूरा का पूरा कोहॉर्ट था, जिसके अंदर हमने बायोलॉजिकल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स थे उनको हमने ट्रेन किया था कि किस तरीके से वो अपने जीनोमिक डेटा को, जीन एक्सप्रेशन डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसमें से वेरिएशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं विद नो कोड प्लेटफॉर्म। मतलब आपको किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है, आपका जो गैलेक्सी सर्वर है वो आपको फ्री स्पेस देता है और फ्री टूल रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है, जहां आप अपने पूरे के पूरे डेटा सेट्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। By the way, before going ahead, I just want to introduce you myself as a CEO of Biosol and ex-assistant professor at Buckeye Medical University. This is Khalida Naveed. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है वो मेरा बैकग्राउंड रहा है पिछले 25 सालों से ऑलमोस्ट। ठीक है, ये 2002 के अंदर मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, और फिर डेफिनेटली जो मेरा पेशन था लाइफ साइंसेस को लेकर कंप्यूटर साइंस के साथ मर्ज करने का, वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पूरा कर दिया था। और फिर मैंने इसी के अंदर अपनी हाई स्टडीज जो है वो कृषि यूनिवर्सिटी HEJ से जो है डॉक्टर कमरा नजीम के अंडर सुपरविजन कंप्लीट की। Soon after my studies, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी को मैंने एज कहना चाहिए कि टीचर जो है वो ज्वाइन किया था। और फिर डे टू डे डेफिनेटली वहाँ पर जो प्रमोशंस होती गई, लास्ट ईयर 2025 के अंदर मैंने अपनी जॉब को लैक्ट किया, एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली वर्किंग रिमोटली। बायोसोल मेरा एक प्लेटफॉर्म है, बायोसोल के अलावा मेरे 2-3 प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम AI और डिफरेंट अदर चीज़ों को जो है वो उसमें सर्विसेज भी दे रहे हैं, और इवन हम कंसल्टेंसी भी, ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल एजेस, जिसमें आपके स्टूडेंट्स छोटे एज के भी हैं और आपकी तरह कोई सीनियर एजेस के भी स्टूडेंट जो है वो शामिल होते हैं। तो अभी फिलहाल जो मेरा एक जॉब रोल है वो सारा का सारा रिमोटली, आप ये कह सकते हैं ऑनलाइन ही है। तो समर कैंप के अंदर, इस समर कैंप में, समर कैंप 2 के अंदर जो हमें आपको ये जो चीजें सिखानी है उसको मैं जल्दी से गो थ्रू करना चाह रही हूँ, ताकि हमारा आज का जो एजेंडा है उसके ऊपर हम कंप्लीटली तौर पे शिफ्ट कर जाएं। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि पहली बात तो ये कि देखें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो हमारा ये समर कैंप है, ये आपका, इसमें तकरीबन आपके 8 सेशंस होंगे। ठीक है, 8 लेक्चर्स होंगे जो कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के साथ होंगे। अच्छा, ये 8 सेशन आपके सैटरडे एंड संडे को होंगे, यानी कि आप इस तरह से हम इसको कंक्लूड करें तो ये आपका एक 1 मंथ का जर्नी है। ठीक है। अच्छा, 1 मंथ के जर्नी में हम आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो फाउंडेशन है, आप लोगों में से आई डोंट नो कितने लोग जो थे मेरे पिछले वेबिनार में, जो कि मैं हाल 15-20 दिन पहले आई थिंक हुआ था, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि जो भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए एक प्रॉपर रोड मैप जो है वो क्या होना चाहिए, किस अस्सलाम तरह। वालेकुम मैम, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट मैंने वो वेबिनार तो नहीं लिया था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों ने फॉरवर्ड की थी तो मैंने वो ली थी। तो आई नो। जी जी। तो और वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव थी। जी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसमें चूंकि हमने जो लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं
या इवन अगर आपके कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर के भी जो स्टूडेंट्स हैं, और वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अपनी रिसर्च के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पूरा रोड मैप जो है वो बताया था। ठीक है, रैंडमली स्टूडेंट मुख्तलिफ कोर्सेज उठा लेते हैं, इवन हम लोग खुद भी इसी तरह ऑफर करते थे। कभी हम कोई कोर्स ऑफर करते थे, लेकिन चूंकि बीइंग अ मार्केटर, मैं मार्केटिंग से भी चूंकि रिलेट करती हूँ, तो जो क्वेश्चंस आते थे जो मेरी टीम मुझे नॉर्मली फॉरवर्ड करती थी, तो मुझे एहसास ही हो रहा था कि स्टूडेंट सिर्फ नाम सुन के एनजीएस पे काम हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन पे काम हो रहा है, लिनक्स पे काम हो रहा है, पाइथन पे काम हो रहा है, तो चलो हम ये सीख लेते हैं। बट एक्चुअली ये चीजें वर्क इसलिए नहीं कर पाती हैं, स्टूडेंट जो है वो आगे सक्सेस इसलिए नहीं कर पाता था कि बेसिकली होता क्या था कि उसकी जो फाउंडेशन थी ना वो ही कहीं मिसिंग थी। तो ये जो समर कैंप आपका बनाया गया, इसके अंदर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हमने एक्चुअली 3 कोहॉर्ट्स के अंदर डिवाइड किया। ये हमारा पहला कोहॉर्ट है जिसके अंदर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फाउंडेशन को अंडरस्टैंड करेंगे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट क्या होगा वो भी मैं आगे डिस्कस कर लूंगी आप लोगों के साथ। लेकिन इसके अंदर हम चलेंगे क्या कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इटसेल्फ क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, और उन एप्लीकेशंस में से जो सबसे मेजर एरिया है जो कि ड्रग डिस्कवरी की पाइपलाइन है, उस पूरे प्रोसेस को और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिकल टास्क हैं, एक पूरा जो वर्क फ्लो है, उसको हम इस कोहॉर्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आपके पास हम जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर एक्चुअली हम जितना भी काम कर रहे होते हैं ना, वो सारा का सारा डेटा ड्रिवन है। आपने काम सारा कंप्यूटर पे बैठ के करना है। कुछ आपके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वेब सर्वर्स होते हैं जो कि आपको फ्री स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जहां पर आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। और कहीं जो है आपके पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसको आपको अपने पीसी में या लैपटॉप में आपको उसको डाउनलोड करना होता है या इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो हम दोनों ही के साथ काम करेंगे, जहां जिसकी जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए एक काम के लिए एक मतलब फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे सर्वर्स ऑनलाइन मौजूद होते हैं, ऑफलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली उन तमाम लिस्ट को तो हम आपको नहीं कवर करेंगे, लेकिन जो आपके सबसे ज्यादा इंडस्ट्री यूज्ड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको लेकर आपको एक पूरा वर्क फ्लो जो है वो बताया जाएगा। तो ये जो हमारा समर कैंप होगा, इसके अंदर 1 मंथ के अंदर हम आपको पहले चीजें सिखाएंगे। ठीक है, और चूंकि अभी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर एक जो चीज मैं बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ, हमारे जो स्पेशली लाइफ साइंसेज के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, कि अपॉर्चुनिटीज कहीं तो है नहीं और कहीं है तो उसका हमें पता नहीं चल पाता है। तो क्या एक प्रॉपर तरीका हो सकता है कि बिफोर ग्रेजुएशन एक बच्चा, एक प्रोफेशनल, अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली है, मास्टर्स कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, या स्टिल वो भी अपनी इस जर्नी से गुजर रहा है, तो किन स्टेप को उसको फॉलो करना चाहिए जो जरूरी है कि बिफोर डिग्री उसके उसके पास एक प्रॉपर नेटवर्किंग मौजूद हो उन लोगों की जो कि उसकी फील्ड से रिलेटेड है, जहां से उसको अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज आपकी रिमोट भी हो सकती हैं, वो आपकी ऑन साइट भी हो सकती हैं, आपकी वो लोकल अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं। तो इस चीज को लेकर लिंक्डइन का एक छोटा सा कोर्स जो है मैंने डिजाइन किया, 5 डेज का एक वर्कशॉप होगी जो कि सितंबर में होगी इंशाल्लाह ताला। और उसमें इस कैंप के जो लोग थे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उसको हम फ्री में एनरोल कर रहे हैं उस कोहॉर्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें डिफरेंट प्रोफेशन से लोग आएंगे, उसमें सिर्फ लाइफ साइंसेज के नहीं होंगे। आप लोग उसमें मतलब जाएंगे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके अलावा भी और बहुत सारे लोग होंगे जो कि उस कैंप को जो है वो ज्वाइन करेंगे सितंबर में। इस 1 मंथ की जर्नी के बाद जिसमें आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फाउंडेशन को सीखेंगे, ठीक है, तो एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसर्चर, एज अ रिसर्च एसोसिएट, आप किन किन पोजीशंस को ऑप्ट कर सकते हैं, ये चीजें भी आपको बताई जाएंगी। और उसके लिए आपको आपका पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, अपनी सीवी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इन चीजों पे भी आपको गाइडलाइन दी जाएगी। इसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट है, देखिए प्रोजेक्ट का जो काम होगा ना, मैं आप लोगों को जो लास्ट क्लास होगी आपकी सेशन नंबर 8 जो होगा, उसके अंदर आपको प्रॉपरली गाइड करूंगी कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो आपने काम करना है, और उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट 3 मंथ्स दिए जाएंगे। यानी कि सितंबर
अक्टूबर और नवंबर, नवंबर तक आप लोगों के पास ये 3 महीने होंगे। इससे ज्यादा टाइम मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि ये भी मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। ईयर 2025 के अंदर हमारा एक कोहॉर्ट था 6 मंथ का बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, जिसमें हमने बूट कैंप चलाया था, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम लेकर गए थे। और वो हमारी प्रोजेक्ट जर्नी ही थी, बट उसके अंदर 50 के करीब मेरे पास स्टूडेंट्स थे उस पूरे कोहॉर्ट के अंदर। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट की बात आई, पूरा बूट कैंप बहुत अच्छा चला। जब प्रोजेक्ट की बात आई तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट जो है वो खुद ब खुद खत्म होता चला जाता है, कि हम इसको कर लेंगे, पेंडिंग कर लेंगे, पेंडिंग के पेंडिंग करते करते जब वो 7 साल 6 महीने हो जाते हैं, जब वो भी लोग चीजें भूलना शुरू कर देते हैं, और डेफिनेटली हमारे पास भी आगे पाइपलाइन के अंदर डिफरेंट काम होते हैं, तो हमें भी उनको एंटरटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ज्यादा जरूरी है कि आपने जो चीजें सीख ली हैं उसको एज अर्ली एज पॉसिबल आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो अगस्त में आपकी लर्निंग होगी, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इन 3 महीनों में आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा उस पर आप लोगों ने काम करना है, और इस पूरी पाइपलाइन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक पूरा जर्नी जो है वो कंप्लीट होगा 3 मंथ्स के अंदर अंदर, इंशाल्लाह ताला। साथ साथ जो है वो अपनी आप लिंक्डइन के ऊपर भी काम करेंगे, ताकि आपका अपना जो प्रोफाइल है लिंक्डइन के ऊपर, प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है आप उसको भी बनाएं, उसके ऊपर भी वर्किंग करते रहें। तो आज की जो हमारी टास्क होगी, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, क्योंकि देखिए हमारे पास इस बैच के अंदर स्टूडेंट फ्रॉम जोलॉजी भी है, फ्रॉम बॉटनी भी है, फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी तो है ही। तो जोलॉजी और बॉटनी के जो स्टूडेंट हैं, इवन केमिस्ट्री साइड से भी कुछ लोग हैं, एक आध हमारे पास सॉफ्टवेयर साइड से भी स्टूडेंट जो है वो इस बूट कैम्प में मौजूद हैं। अब चूंकि मुख्तलिफ डाइवर्सिटी से जो लोग हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के समर कैंप के अंदर, तो मुझे बहुत सारी चीजें, हो सकता है आप लोगों में से किसी के लिए बहुत बेसिक हो, बट वो किसी के लिए बहुत जरूरी होगी। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी थ्योरेटिकल आपका एक जो है वो लेक्चर है, उसके बाद फिर हम इसको आगे की तरफ मूव करेंगे। तो आज का जो है हमारा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना है वो ये है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज अ डेफिनेशन जो है वो क्या है, इसका रोल जो है वो रिसर्च के अंदर, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या मॉडर्न बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर क्या है, किस तरह से हम डिफरेंट डिस्कवरीज जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को लेकर कर सकते हैं। और जो आपका जिनोमिक्स का, प्रोटियोमिक्स का, स्ट्रक्चर बायोलॉजी का, ड्रग डिस्कवरी का, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, और इन तमाम ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नॉर्मली मॉडर्न बायोलॉजी में आते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। करियर अपॉर्चुनिटी के हवाले से मैंने एक रफली आपको बता दिया है कि अगर आप अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाने में कामयाब हो जाते हैं, उसको शोकेस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकते हैं, ठीक है, थ्रो लिंक्डइन, थ्रो नेटवर्किंग, ठीक है। इसके अलावा जो एक रिसर्च का वर्क फ्लो है उसके ऊपर भी आज हम थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। और आज तो नहीं, मैं आप लोगों को वीकली जो है, यानी कि हर वीक छोटे छोटे से असाइनमेंट दूंगी। वो असाइनमेंट टोटली बेस्ड होंगे, जो कि आपको 2 दिन के अंदर प्रैक्टिकल जो भी चीजें बताई गई होंगी उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे, और फिर आपके पास पूरा वीक होगा उन असाइनमेंट्स पे काम करने के लिए, ठीक है। तो एक तरह से आप अपने असाइनमेंट के थ्रू जो है अपनी लर्निंग भी कर रहे होंगे, चीजों को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और नेक्स्ट आप अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डेफिनेशन बाय डेफिनेशन अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो क्या है, सिंपल, के नाम से ही पता चलता है, इट इज द कॉम्बिनेशन, द फील्ड, द बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिसिप्लिन्स। अब उन मैनी डिसिप्लिन्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, आपके पास बायोलॉजी आ जाती है, कंप्यूटर साइंस आ जाती है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, और आईटी आ जाती है। अच्छा, आपसे कुछ तकरीबन 10 साल पहले तक, यानी कि मैं कहूँ 2015 तक, जबकि एआई और मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग थी, एआई थी, लेकिन बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर उसकी एप्लीकेशन जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। बट आफ्टर 2025 जो है, आपको भी पता है कि मशीन लर्निंग को लेकर और एआई को लेकर कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, कितना रोबोटिक्स के ऊपर काम हो चुका है, यानी कि आपकी जो सर्जरी है, एक सर्जन जो है वो एक दुनिया के किसी खत्ते में बैठ के सर्जरी जो है वो किसी दूसरे जगह पर बैठ के इजीली कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ये मशीन लर्निंग या एआई के जरिए। आपके पास डिफरेंट रिपोर्ट्स आ गए हैं जो कि पेशेंट्स केयर के हवाले से पेशेंट्स की डीलिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और आपके डॉक्टर्स या जो हॉस्पिटल के डिफरेंट काम हैं, या फार्मेसी से रिलेटेड डिफरेंट जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। यानी कि वो काम जो कि रूटीन के अंदर आप ये कह सकते हैं कि मैनी टाइम किसी भी
किसी भी ह्यूमन को करना पड़े, उसको नॉर्मली रिप्लेस कर दिया गया है रोबोट्स के साथ, एआई के साथ। और वो एआई और वो रोबोट्स जो हैं डेफिनेटली जस्ट लाइक ह्यूमन वर्क कर रहे होते हैं और सर्विसेज दे रहे होते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर को आप एआई को नहीं समझेंगे, आप मशीन लर्निंग को नहीं समझेंगे, तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसका लेवल आपके लिए कम होता चला जाएगा। बेशक आपके पास डिग्री पीएचडी की है या किसी भी डिसिप्लिन से आप मौजूद हैं, तो इट इज नेसेसरी, बल्कि मैं कहूँगी नेसेसरी नहीं है, इट इज मैंडेटरी नाउ कि एआई को, मशीन लर्निंग को आप हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हमारे करिकुलम्स को भी जो है वो रिवाइज होने की जरूरत है। बट ये जब तक काम होगा, ऐसा ना हो कि आपके लिए टाइम जो है वो कम पड़ जाए। तो आप खुद से ही इस चीज को एक्सप्लोर करें कि किस तरीके से आपको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज मशीन लर्निंग की पता हो, एआई की पता हो, और उसके साथ आप छोटा सा कोई अपना प्रोजेक्ट अपनी फील्ड से रिलेटेड निकालें उसके अंदर। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को, आप अपने सीवी को जो है इस फील्ड के साथ एसोसिएट करके बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एआई मशीन लर्निंग के लिए आपको थोड़ी सी कंप्यूटर साइंस की भी नॉलेज होना जरूरी होगी डेफिनेटली। और साथ साथ आपको मैथ्स और स्टैट्स के हवाले से भी थोड़ा सा गाइडलाइन जो है वो चाहिए होगी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्यों मैटर करती है? देखें, इस वक्त आपके पास जितना भी रिसर्च का काम हो रहा है वो सारा का सारा डेटा ड्रिवन है। अब डेटा जो है वो आपका डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मौजूद है। मेजॉरिटी वो डेटा जो है आपका सीक्वेंस की फॉर्म में मौजूद है। देखें, बायोलॉजिकल साइंसेस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो जो बायोलॉजिकल डेटा है वो हमारा, अगर मैं सीक्वेंस के हवाले से बात कर रही हूँ, तो वो डेटा हमारा या तो डीएनए की फॉर्म में होता है, या जीनोम की फॉर्म में होता है, या फिर प्रोटीन की फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन के अंदर प्रोटीन का सीक्वेंस भी आ जाता है और स्ट्रक्चर भी आ जाता है। इसी तरह से जीनोम का जो सीक्वेंस है उसमें हमारा डीएनए का जो एटीसीजी का कंटेंट है वो आ जाता है, ठीक है। एंड आई एम मतलब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि एटलीस्ट डीएनए, प्रोटीन, जीनोम, ये दो तीन जो टर्म्स हैं वो आपको पता होंगी, माँ सिवाय एक कैंडिडेट की जो हमारे पास सॉफ्टवेयर साइट से हैं। उन्हें डेफिनेटली अगर मैं बायोलॉजी यहाँ पर बताने लगूंगी तो बाकी सब लोगों का टाइम जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। बट उन्हें फिर जो है मैं सेपरेटली गाइड कर दूंगी, तो ऐसा इशू नहीं है। अभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि चूंकि हमारा सारा का सारा डेटा जो है वो बायोलॉजिकल साइड से होता है, और बायोलॉजिकल डेटा जो है वो सीक्वेंस की फॉर्म में भी होता है, स्ट्रक्चर की, प्रोटीन स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी होता है, वो आपकी इमेजेस की फॉर्म में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो सीटी स्कैन्स आते हैं, एमआरआई स्कैन्स आते हैं, तो इस फॉर्म में भी आपका डेटा जो है मौजूद होता है। अभी जो इतना सारा डेटा मुख्तलिफ रिसोर्सेज से आ रहा है, तो अब इसके ऊपर आपने काम क्या करना है? देखें, बीइंग अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो एक्सपर्ट होते हैं या जिनकी जॉब्स है वो बहुत ज्यादा आ रही होती है ना, वो किस साइड से आ रही होती है कि इस डेटा को आपने मैनेज कैसे करना है, मैनेज करने के बाद उसको आपने क्लासिफाई कैसे करना है, क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपने उसके अंदर स्क्रूटनी या फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, उसकी वैलिडेशन कैसे करनी है। इसके ऊपर इतनी बेतहाशा जॉब्स मौजूद हैं। लेकिन अगेन उसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी स्किल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बेशक आप चाहे डॉक्टर हैं, आप लाइफ साइंसेस के किसी भी डिसिप्लिन से आपका ताल्लुक है, अगर आप ग्लोबली, स्पेशली ग्लोबली अच्छी हाई पेड अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि एक तो ये कि आपको पता हो कि डेटाबेसेस हैं कौन कौन से ना। जब आपको यही नहीं पता होगा कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं कौन कौन से, तो उसकी मैनेजमेंट और स्टोरेज और रिट्रीवल और उसकी वैलिडेशन की बातें तो बाद में आएंगी। तो सबसे पहले तो ये कि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। और जब आपको ये सब चीजें पता हैं, तो फिर एक डेटा को कैसे ऐड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, इवन उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको कुछ कंप्यूटर साइंस के जो है वो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल कोर्सेज जो हैं वो लेने होंगे। ये जरूरी है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास ऑटोमेशन एंड पैटर्न रिकग्निशन के हवाले से जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स बड़ा अहम रोल कर रही है। जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि हमारे बायोलॉजिकल साइंसेज में ना स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं इन द सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं इन द स्ट्रक्चर, जिसको हम मोटिव्स कह रहे होते हैं, डोमेन्स कह रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर हम एमआरआई और सीटी स्कैन्स की भी बात करते हैं,
तो वहां पर भी आप देखें तो हमारी जो एक ओवरऑल मोर्फोलॉजी है, हमारी जो एनाटॉमी है, इसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो मतलब आइडेंटिकल ही होते हैं। अगर उनकी आइडेंटिटी को किसी एबनॉर्मलिटीज के साथ मैच किया जाए तो ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंडीशंस को, ठीक है। तो इन पैटर्न्स को कैसे रिकग्नाइज किया जाएगा, यहाँ पर भी आपका जो है वो कंप्यूटर साइंस और आईटी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। और चूंकि अब लोग इसको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पे वर्क नहीं कर रहे, बल्कि अगर आपके पास डेटा ह्यूज अमाउंट में है तो उस ह्यूज अमाउंट के डेटा को एनालाइज करने के लिए, लेट सपोज अगर आपको मतलब 2-3 महीने चाहिए, तो ये तो आपका एक तरह से देखा जाए तो वो आईटी की रिसोर्सेज का नुकसान हुआ ना। तो उसको फिर ऑटोमेट कैसे करना है, मतलब कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन के अलावा आप किस तरीके से इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, इस पे लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास ये जो लैब के अंदर जितना इनविट्रो काम हो रहा है, ठीक है, उसको कंप्यूटेशनल स्टडी के साथ किस तरीके से ब्रिज अप करना है। और वही ब्रिजिंग जो है वो एक्चुअली एक अच्छे रिसर्च का आउटपुट जो है वो निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप लोगों के सामने देखें कुछ ईयर से पहले कोरोना आया था, और विद इन अ ईयर जो है उसकी बहुत सारी वैक्सीन्स जो हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर सामने आना शुरू हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बैकएंड के ऊपर डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मौजूद था, और दूसरे साइड पर आपके पास कहना चाहिए कि ऐसे टूल्स मौजूद थे, ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद थे, ऐसे डेटाबेसेस मौजूद थे कि आप उनको डायरेक्टली टेस्ट करके और फिर इन विट्रो वैलिडेट कर सकें। अगर ये सारा का सारा काम आपको सिर्फ और सिर्फ लैब में करना पड़ता तो इम्पॉसिबल था कि आपकी वैक्सीन जो है वो 1 साल के अंदर आ जाती। उसके लिए आपको कई साल लग जाते इस सिचुएशन से निकलने में। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द मैथमेटिक्स और इसके अप्रोचेस की वजह से ये जो प्रोसेस था वो इतना स्पीड अप हुआ, और इस प्रोसेस के स्पीड अप होने की वजह ही से आपकी एक प्रॉपर इंटरवेंशंस, या हम कहना चाहिए कि जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके सामने आ गए। तो मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरह से वर्ड इस्तेमाल होता है जिनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स। तो बाय डेफिनेशन अगर जिनोमिक्स को मैं बताना चाहूँ तो क्या है कि स्टडी ऑफ द कंप्लीट एंटायर जीनोम ऑफ एनी इंडिविजुअल, वो आपका जिनोमिक्स जो है वो कहलाता है। जब हम इस पूरे के पूरे जीनोम को स्टडी करते हैं, और स्पेशली अगर हम कंप्यूटेशनल टूल्स के जरिए कर रहे होते हैं, तो ये हमारा कंप्यूटेशनल जिनोमिक्स जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि जिनोमिक्स के भी पार्ट्स हो सकते हैं। तो कंप्यूटेशनल जिनोमिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पूरे के पूरे इंटायर जीनोम को, कंटेंट, डीएनए कंटेंट को जो है वो कंप्यूटेशनल अप्रोच के जरिए स्टडी कर रहे होते हैं। इसी तरह से प्रोटियोमिक्स एक अदर डेफिनेशन है, जिसके सिंपल मीनिंग है कि स्टडी ऑफ कंप्लीट एंटायर प्रोटीन फाउंड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एट पर्टिकुलर टाइम। तो वो आपका प्रोटियोम जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरह से जिस तरह से कंप्यूटेशनल जिनोमिक्स था, तो कंप्यूटेशनल प्रोटियोमिक्स भी आ गई मार्केट के अंदर। कि कंप्यूटेशनल प्रोटियोमिक्स वो एलिमेंट है, या हमें कहना चाहिए कि वो ब्रांच है प्रोटियोमिक्स की, जिसमें हम प्रोटीन्स को और कंप्लीट जितना भी प्रोटीन है किसी ऑर्गेनिज्म का कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट को स्टडी करते हैं यूजिंग कंप्यूटेशनल अप्रोच। इसके अंदर आपके पास प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस की स्टडीज भी आ जाती हैं, इसमें आपके पास म्यूटेशंस की स्टडीज भी आ जाती हैं, इसमें आपके पास ड्रग डिस्कवरी की स्टडीज भी आ जाती हैं, इसमें आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर की वैलिडेशन की, उसकी प्रेडिक्शंस के हवाले से भी लोग बात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ह्यूज जिसको कहना चाहिए फील्ड है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में, मॉडर्न बायोलॉजी कंटिन्यूएशन में अगर हम बात करें, तो आपके पास नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रक्चर बायोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी एंड पर्सनलाइज मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बायोलॉजी और ड्रग डेवलपमेंट है, अक्सर लोग इसको प्रोटियोमिक्स ही की सब ब्रांच समझते हैं, और कुछ लोग जो है वो इसको अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्ट्रक्चर बायोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें हम नॉर्मली जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं उनकी हम मॉडलिंग यानी कि 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस करवाते हैं, और फिर उन स्ट्रक्चर्स को जो है हम एनालाइज करते हैं कि आइदर वो किस तरह से वर्क करते हैं, और अगर इनकी कंस्टिट्यूशन के अंदर कोई डिफरेंसेस आ जाता है तो उसका उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे और फंक्शन पे क्या असर होगा, उसको भी हम स्टडी करते हैं।
फिर आती है आपके पास ड्रग डिस्कवरी एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के हवाले से, जिसमें जो कि हमारा इस समर कैंप का भी हिस्सा है। इवन दो कि हम समर कैंप में सिर्फ यही पार्ट नहीं करेंगे, हम इस हिस्से को भी कवर करेंगे। इससे पहले का जो इनिशियल पार्ट है जिसमें हम सीक्वेंसेस से चूंकि शुरू कर रहे हैं, तो सीक्वेंस एनालिसिस कैसे की जाएगी, फिर सीक्वेंस एनालिसिस के डिफरेंट टर्म्स हैं उनको कैसे देखा जाएगा, उनको कैसे स्टडी किया जाएगा, फिर एवोल्यूशन को कैसे स्टडी किया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें हम इस पूरे समर कैंप के अंदर वो स्टडी करेंगे। फिर एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्न बायोलॉजी की जो एक और ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि अब पाकिस्तानी स्पेशली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, तो पाकिस्तान जो हमारा वो एक एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर आपके पास दुनिया की माशाल्लाह से बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं। अब इन क्रॉप्स को कैसे बेहतर से बेहतर बनाना है और उनको किस तरीके से हम बेहतर बनाने के लिए क्या इकदामात हम कर सकते हैं, उनके अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं कि जो हमारी क्रॉप है वो एज कंपेयर टू द अदर जो भी हमारे दुनिया से एक्सपोर्टर्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो नंबर वन पर आए। तो उसके लिए जो है नॉर्मली जो रिसर्चर काम कर रहे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं आपका जो प्लांट का जो जीनोम है उसकी कॉन्स्टिट्यूशंस को चेक कर रहे होते हैं, उन जीन्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी भी जो क्रॉप है उसके करेक्टराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर उन जीन्स को कंपेयर किया जाता है हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी जो यील्ड्स होती हैं क्रॉप्स की उनके साथ, और वहां पर चीजों का एनालाइज करके कंक्लूजन किया जाता है कि कौन से पर्टिकुलर जीन के डीएनए के एलिमेंट यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, बेस पेयर्स हो सकते हैं, जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर करेक्टराइजेशन के लिए, गुड यील्ड के लिए। और फिर डेफिनेटली उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन जो है उन जीन का इम्प्लीमेंटेशन, उन न्यूक्लियोटाइड का इम्प्लीमेंटेशन जो है हम प्रोटीन के ऊपर देख रहे होते हैं कि वो न्यूक्लियोटाइड जब प्रोटीन के अंदर किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं, तो वो अमाइनो एसिड जो है वो क्या पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा होता है जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से वर्क कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट पे काम कर सकते हैं। अब आपके पास जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्कोप और एप्लीकेशन के हवाले से बात करूं, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस कोहॉर्ट को लेकर और इससे आगे के जो कोहॉर्ट्स होंगे उनको लेकर जो पाइपलाइन हम सजेस्ट करते हैं वो क्या है कि एक स्टूडेंट जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में आना चाहता है, तो उस वो जिन एप्लीकेशंस पे काम कर सकता है वो क्या है कि सीक्वेंसिंग और कंपैरिजन जो है डिफरेंट पैथोजेंस के जीनोम्स के दरमियान वो कर सकता है, जिससे उसको आउटब्रेक्स जो आपके मतलब कहना चाहिए पेंडेमिक्स डिफरेंट दुनिया में आ रही हैं किसी भी पैथोजेंस की वजह से, तो उनके आउटब्रेक्स को जो है वो समझा जाए कि वो किस तरह से स्प्रेड होता है ओवर द टाइम, और क्या म्यूटेशंस और क्या चीजें जो हैं उसकी सर्वाइवल के लिए, उस पर्टिकुलर पैथोजन की सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, और उनको हम कैसे फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह कैंसर का आपको पता है कि पूरी ही दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी ही दुनिया में जो रेशो है कैंसरस पेशेंट्स का वो डे टू डे बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इवन ऐसी ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं जो कि शायद पहले कभी ना देखी गई थी, और ना ही उनको इन सिम्टम्स को एसोसिएट किया गया था कि वो इतनी सीवियर कंडीशन के साथ जो है वो लिंकअप करवा सकती हैं। तो ये जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं डेफिनेटली उनके जीनोम के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो म्यूटेशंस आ रही हैं, फिर उन म्यूटेशंस को लेके किन पर्टिकुलर जीन्स को टारगेट करना है, इन सब चीजों को जो है वो कैंसर जीनोमिक्स रिसर्च के अंदर लेकर आया जाता है। एग्रीकल्चर के हवाले से मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया था। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम ये देख रहे होते हैं नॉर्मली कि जो आपकी स्पीशीज के अंदर, फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में आपको बताऊं, तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन की अगर हम अपेयरेंस के ऊपर बात करें ना, तो वो बहुत ही डाइवर्स है एज कंपेयर टू द यूरोपियन नेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यूरोपियन नेशन की, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो पॉपुलेशन है नॉर्मली नॉर्मली वो फेयर कॉम्प्लेक्शंस के साथ होते हैं, नॉर्मली दे आर टॉलर, दे आर स्ट्रोंगर, मतलब फिजिकली अगर हम देखें तो वो टॉलर होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं, और वो उनके जो हेयर कलर हैं उन वो एक खास कलर में पाए जाते हैं। जबकि अगर पाकिस्तानी पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट हाइट के लोग हैं, डिफरेंट कलर के लोग हैं, और हमारा जो कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट है या जो हमारा नॉर्मल डाइट्स हैं वो भी इवन रीजन टू रीजन जो है वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल, आई एम फ्रॉम कराची, तो मैं ये कहूंगी कि जो कराची के लोग होते हैं ना वो बड़े चूजी से होते हैं, मतलब उनका खाने पीने का स्टाइल जो है वो बड़ा ही बेरब्त होता है।
ठीक है, मैं कोई इसको अच्छे अल्फाज में नहीं कह रही, ये वाकई बिल्कुल बेरब्त होता है। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में जो रूरल एरियाज हैं, अगर आप वहां चले जाएं पाकिस्तान के, तो वहां पर लोगों का जो खाने पीने का तरीका है और वो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे जो अर्बन एरियाज के लोग हैं उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, जबकि देखा जाए तो वो भी ह्यूमन है, सेम एक ही एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग रह रहे होते हैं, लेकिन उनकी ही तमाम चीजें हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर हम एनालाइज करें तो वहां पर बहुत सारी वेरिएशन जो है वो मिलती हैं। तो इस तरह से आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर और विद इन द पॉपुलेशन आप ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस जो है जिनोमिक्स के लेवल के ऊपर, जीन्स के लेवल के ऊपर, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लेवल के ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कैरियर अपॉर्चुनिटीज के हवाले से मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम लो ग्रेड टू टू हाई ग्रेड, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो मौजूद हैं, डिपेंडिंग ऑन के आपने उसमें क्या कुछ कर रखा है। ठीक है, यू कैन बी अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट, यू कैन बी अ कंप्यूटेशन बायोलॉजिस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंप्यूटेशन बायोलॉजिस्ट जो है उसके पास सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइंसेज ही की नॉलेज नहीं होती है, और वो सिर्फ इन टूल्स को चलाने वाला नहीं होता, बल्कि उनको डेवलप करने वाला भी होता है। ठीक है, तो यानी कि ये एक्चुअली क्या है, दे आर द डेवलपर ऑफ दीज टूल्स, डेटाबेसेस जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रिसर्च में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जबकि साइंटिस्ट जो है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट जो है, वो नॉर्मली डिजाइन करते हैं और अप्लाई करते हैं जो कि पहले से मौजूद आपके कहना चाहिए सॉफ्टवेयर्स हैं या टूल्स हैं, उनको यूटिलाइज करके डिफरेंट रिसर्च के जो आर्टिकल्स हैं या वर्कफ्लोज हैं उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट पोजीशंस जो है वो अवेलेबल होती हैं, एज अ रिसर्च एसोसिएट, एज अ जीनोमिक डीएनए डेटा एनालिस्ट के तौर पर, एज अ ड्रग डिस्कवरी स्पेशलिस्ट के तौर पर, बायोटेक डेटा एनालिस्ट के तौर पर जो है वो आप काम कर सकते हैं। कौन सी इंडस्ट्री है जिनको आप टच कर सकते हैं? एकेडमिक है डेफिनेटली, फार्मास्यूटिकल है, हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट के इदारे हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकते हैं। क्या जरूरी है, किन स्किल्स पे काम करना जरूरी है? तो देखें, उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डे टू डे ही काम चलेगा। अभी जिनको पता ही नहीं है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, किस तरीके से हमने काम करना है, तो पहले तो वो फाउंडेशन ही को लर्न करेंगे। आफ्टर द फाउंडेशन जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए एक अच्छे बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए, वो जरूरी है कि वो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, स्टैट्स को पढ़े, प्रोबेबिलिटी और इन कॉन्सेप्ट्स को, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को जो है वो क्लियर करें। फिर इसके अलावा उसके पास जो बायोलॉजिकल की कोर नॉलेज है कि आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, ये चीजें, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसे क्लियर होने चाहिए। फिर आपके पास जो अगला टास्क आता है कि एक डेटाबेस को समझना कि कौन कौन से डेटाबेसेस मौजूद हैं, और फिर इन डेटाबेसेस के मैनेजमेंट की जो जॉब्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हाईली पेड होती हैं। और जो लास्ट चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने बहुत सारे ऐसे स्किल्ड पर्सन को देखा है कि जब वो ग्लोबली अप्लाई करते हैं तो उन्हें जो चीज मात देती है वो उनकी कम्युनिकेशन होती है। कि हमारे यहाँ देखें, अनफॉर्चुनेटली कहूंगी, बट हमारे यहाँ जो कल्चर है वहां पर इवन आप चाहे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे की जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, उसकी प्रैक्टिसेस नहीं करवाई जाती। वे ऑफ कम्युनिकेशन में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं आ जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है मैंने जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट, या आप स्ट्रेंज जो कंडीशंस होती है उसके अंदर वो अपने आप को लोगों के साथ खड़े नहीं कर सकते, उनमें शाइनेस होती है और डिफरेंट चीजें होती हैं जिसकी वजह से उनकी जो कम्युनिकेशन का जो गैप आ जाता है, तो वो जो उनकी बेशक इंग्लिश बहुत अच्छी भी होती है ना, तो वो डाउन हो जाती है। तो चूंकि अगर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की, तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए जरूरी है कि आपकी इंग्लिश प्लस कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो आपका अच्छा होना चाहिए। आपकी राइटिंग स्किल्स जो है, साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स जो है, जो आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपके पास एक प्रॉपर तरीके से आने वाले वक्त के अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सके। जो कंप्यूटेशन बायोलॉजी का जो रिसर्च वर्क होता है नॉर्मली, वो इसी कहना चाहिए पाथ के ऊपर जो है वो काम करता है। नॉर्मली जो हम काम करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन होता है जिसको हमने सॉल्व करना होता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें डेटा चाहिए होता है डेटाबेसेस से,
उस डेटा को फिर हम डिफरेंट, अगर को नीड है तो उसको क्लीन करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और फिर उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस के बाद जो आपके रिजल्ट्स आते हैं उसको इंटरप्रेट किया जाता है, फाइनली आपकी रिपोर्ट जो है उसकी वैलिडेशन की जाती है, उसको पब्लिश करवाया जाता है। तो ये एक जर्नल वर्क फ्लो है जो कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की जो रिसर्च है उसमें इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सेम इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया गया है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज अ सिंपल, आपका मतलब वो टास्क जिस पे आप काम करना चाहते हो, उसका वो प्रॉब्लम जिसका आंसर आपको निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल समर कैंप का जो मेजर पार्ट होगा जिसमें हम जो चीजें समझेंगे वो क्या है कि आपने सीक्वेंस एनालिसिस को समझना है, आपने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस को समझना है, आपने स्ट्रक्चर बायोलॉजी के हिसाब से प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, उसके अंदर होने वाली चेंजेस जो है, म्यूटेशंस जो आ रही हैं, उसका इफेक्ट उस स्ट्रक्चर पे देखना है, उस स्ट्रक्चर की इवेल्युएशन आप लोगों ने करनी है, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको एक ड्रग डेवलपमेंट की जो पाइपलाइन है वो करनी है। तो इस तरह से आप बहुत सारी स्किल्स जो हैं इस पूरे समर कैंप के अंदर सीखेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर, अगर आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस वाला पोर्शन अच्छे से समझ जाते हैं, तो आपका जो एक एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप in the in the protein sequence of मतलब आप ये समझ लें कि आपने फॉर एग्जांपल प्रोटीन लिए हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये एग्जांपल मैं बहुत नॉर्मली दे रही होती हूँ बिकॉज इसको समझाना आसान है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ह्यूमन के अंदर भी पाई जाती है, मॉन्की में भी पाई जाती है, आपके कैमल कैमल के अंदर भी पाई जाती है, यानी कि आपके जो हायर एनिमल्स हैं उनमें भी पाई जाती है। इवन आपके जो सी एनिमल्स हैं उनमें भी पाई जाती है, आपके जो एवियंस हैं उनमें भी पाई जाती है, और साथ साथ ये आपकी ह्यूमन में भी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये जो पोलर बेयर्स हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रहते हैं उनमें भी पाई जाती है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसका फंक्शन देखिए, हम सबको पता है कि ऑक्सीजन को कैप्चर करना होता है, ठीक है। तो अगर को फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टडी करना है कि भाई क्या एक एवियन जो है जो कि इतना हाई फ्लाई करता है, क्या कैमल जो कि बहुत ही हॉट एक्सट्रीम कंडीशन में डेजर्ट में रह सकता है, एक पोलर बियर जो कि बहुत ही कोल्ड कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, इन सब की जो हीमोग्लोबिन है उसमें और जो ह्यूमन की हीमोग्लोबिन है उसमें क्या कोई डिफरेंस मौजूद है? और अगर को है तो वो एवोल्यूशनरी स्टडी में हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली आपको क्या चाहिए होगा, सॉरी, आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक डेटा चाहिए होगा। डेटा किसका चाहिए होगा इस केस के अंदर? आपको हीमोग्लोबिन के सीक्वेंसेस चाहिए होंगे डिफरेंट स्पीशीज से, ठीक है। फिर जहां पर जरूरत होगी, अगर वो सीक्वेंस का डेटा आपका रॉ है तो उसको थोड़ा सा फिल्टर करके उसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लाना होगा। देन आप उसको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे चला के उसको आप एनालाइज करेंगे, और फिर अपने डिफरेंट कहना चाहिए जो रिजल्ट्स हैं उनको आप जनरेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, और फाइनली अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका इसी समर कैंप से अगर हम बात करें तो ये हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आप किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को का स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन करना चाह रहे हो, और जो उसका एक तो नेटिव स्ट्रक्चर हो गया, और एक अगर को उस प्रोटीन में कोई म्यूटेशन आ जाती है तो उस म्यूटेशन की वजह से उसके स्ट्रक्चर पे अगर कोई चेंजेस आ रही हैं तो वो क्या है उनको फाइंड आउट करना है। यानी कि आप दो स्ट्रक्चर्स को बना के उनके दरमियान कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाह रहे हो। तो ये एक दूसरी टास्क हो गई, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका कि आपके पास एक केमिकल कंपाउंड का बहुत बड़ा सा डेटा है, और आपके पास एक पेरेंट प्रोटीन है जिसके अगेंस्ट एक नॉन इनहिबिटर, एक नॉन ड्रग मौजूद है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि क्या इस इनहिबिटर के जैसा कोई और इनहिबिटर भी जो पहले से मौजूद, जो आपके केमिकल कंपाउंड्स के डेटाबेसेस हैं उनमें मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो जस्ट आपका काम अभी डॉकिंग करना नहीं है, आपने उन सिमिलर केमिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है यूजिंग वर्चुअल स्क्रीनिंग,
ठीक है। तो ये एक टास्क हो गया। इसी तरह तीसरा चौथा स्टेप जो है उसमें आप, अगर आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड आ जाता है फाइनली, तो आप उसको डॉकिंग एनालिसिस के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके एक प्रॉपर ड्रग जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। तो इन तमाम कामों में अभी देखिए, मैं सिर्फ एक समर कैंप के हवाले से आपको 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 प्रोजेक्ट जो है वो बता दिए, और वर्क फ्लो जो चलेगा वो आपका सेम चलेगा। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा आज के दिन में जो मुझे शेयर करने थे। आज तो एक्चुअली मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दूंगी इसमें, बट हमें जो अप्रोचेस हिट करनी है उसमें वो क्या है कि हमने एक रियल बायोलॉजिकल क्वेश्चन, एक चैलेंज जो है ना उसको हमने लेना है। ठीक है। और उसका जो है उसके हवाले से जो भी डेटा है, उस डेटा को हमने रिट्रीव करना है और उसको प्रोसेस करके एनालाइज करना है यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्रोचेस, जो भी टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, डेटाबेसेस यूज होंगे। और फाइनली एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जो है वो हमें, जो कि एक रियलिस्टिक क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड कर रहा हो, उसे हमने उस पर काम करना है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने 3 4 चीजें बता दी हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जीन का कंपैरिजन करना चाहते हैं, यानी कि सीक्वेंस बेस्ड कंपैरिजन करना चाहते हैं, एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी स्टडीज को आप स्टडी करना चाहते हैं। प्रोटीन, अगर किसी ऐसी प्रोटीन पे आप काम कर रहे हैं जिसका फंक्शन स्टिल अननोन है, तो उसके फंक्शन पे आप कैसे काम कर सकते हैं, उसकी क्यूरेशन कैसे कर सकते हैं, ये छोटे छोटे से टास्क जो है उस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा ये जो थ्योरेटिकल पार्ट था, इसके अंदर जो हमने स्टडी किया, आपको एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बेसिक चीजें बताई, उसके स्कोप के हवाले से बताया, कैरियर पाथ क्या हो सकते हैं उसको डिस्कस किया, और आप जो वर्क फ्लोज बनाओगे, जो असाइनमेंट बनाओगे, उनको किस तरीके से किसी प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन के साथ आपने इंटीग्रेट करना है, इस पे हमने बात की है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पे। कल मेरे पास एक स्टेटस आया हुआ था किसी प्रोफेशनल का, जिसमें वो प्रोफेशनल जो वो स्टेटस जो था वो मेंशन क्या कर रहा था कि चाइना में एक रिसर्च हुई है, और उस रिसर्च के मुताबिक उन्होंने कहा है कि चाइनीज ने एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो पहले से मौजूद वायरसेस थे ना, उनके जीनोम्स को इकट्ठा किया, उस पे मशीन लर्निंग और एआई के एल्गोरिदम्स लगाए, और उनसे उन्होंने कहा कि अब हमें कुछ और नए जीनोम प्रिडिक्ट करके दो वायरसेस के। ठीक है। जो कि पॉसिबली अपकमिंग वायरसेस हो सकते हैं। तो उस रिसर्च में, उस रिपोर्ट्स में, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा कि 10 बताए या 100 बताए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इस रिसर्च में चाइनीज ने, लेट सपोज अगर वो नंबर 10 ही है, तो उन्होंने 10 ऐसे वायरसेस के जीनोम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, या प्रिडिक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई नहीं कहूंगी, वर्ड गलत हो गया, प्रिडिक्ट कर लिए हैं कि वो वायरसेस अभी तक दुनिया में अननोन है, आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। अब इस बात को लेके अगर आप लोग थोड़ी सी देर के लिए समझो, तो आज से 1 सदी पहले जो लोगों की जंगें होती थी ना, वो तलवारों से हुआ करती थी। ठीक है। घोड़ों पे बैठ के हुआ करती थी, ऊंटों पे और इन पे हुआ करती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता व्हीकल्स आना शुरू हुई, पहिए की इजाद हुई, और फिर लोगों ने मोटर गाड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फिर बंदूकें आ गईं, और फिर आहिस्ता 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 आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कहना चाहिए हथियार जो है वो मार्केट के अंदर आ गए। एटम बम आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, जिससे पता चलता था कि डायरेक्टली आपका जब दुश्मन आप पे हमला करता था ना, तो आपको पता चलता था कि इस बंदे ने किया है। लेकिन आज से 5 साल पहले भी मैंने ये न्यूज एक जगह पढ़ी थी कि आने वाला वक्त जो होगा ना, जिसके अंदर आपका एनिमी आप पे डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, बल्कि ये जो आने वाली वॉर होगी ना, ये आपकी बायो वॉर होगी। बायो वॉर का मतलब क्या है कि आपका जो है ना, आपका एक्चुअली इनकाउंटर ऐसी चीजों से करवाया जाएगा कि जिससे निकलना आपके लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है। माँ सिवाय अल्लाह की जात के, अल्लाह ताला ही है जिसने कायनात को बनाया है बेशक, और हमारा इस पे पूरा यकीन है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, हमारा एक और काम जो है वो ये होना चाहिए कि जब दुनिया में इतनी रिसर्चेज हो रही हैं, दुनिया में बायो वॉर की इतनी तैयारियां हो रही हैं, तो वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम कहाँ पर हैं? अगर हम इजाद नहीं कर सकते, तो जो प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं
उसको तो कम से कम कॉप करने के लिए रिसर्च कर सकते हैं ना, कुछ तो हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो कि हमें करने के हैं। अब अंदाजा करें कि फॉर एग्जांपल ये जो कह रहे हैं कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ न्यू वायरसेस जो है इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। अगर को अगर को इनका एनकाउंटर ह्यूमन के साथ हो, और उस एनकाउंटर के बाद ऐसी सिम्टम्स सामने आए जैसे कि कोरोना की थी, जिसका कोई वक्ती तौर पे कोई सोल्यूशन नहीं था। आप अंदाजा करें किसी वायरस को फैलाना किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अब कोई मुश्किल काम नहीं है, और कोरोना का केस आप लोगों के सामने है। ठीक है। तो अब आने वाला वक्त जो है ना वो बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चीजों को अंडरस्टैंड करना, चीजों को लर्न करना वक्त के साथ साथ जो जरूरी है वो हमें करना होगा, ठीक है। तो ये तो एक खैर न्यूज़ थी जो मुझे आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बतानी थी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अप्रोचेस जो है वो कहाँ जा रही हैं और किस लेवल पर जा रही हैं, उसका उसका रिलेशन जो है वो आगे किस तरह से बनने वाला है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोगों को एटलीस्ट अपनी जो भी आपकी फील्ड है उसके साथ आज के दिन की जो स्किल्स है ना उनको इनकॉर्पोरेट जरूर करना होगा। तभी आप अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज तलाश कर सकते हैं, जब भी आप आने वाले वक्त में किसी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा एक और जो चीज थी वो मुझे आप लोगों को बतानी थी, चूंकि मैंने कहा था कि आपको इस समर कैंप में हमने हम आपको जो है वो एआई बेस्ड कुछ चीजें जो है वो करवाएंगे। तो आप में से काइंडली मुझे बताइएगा कि चैट जीपीटी का वर्ड आप लोगों में से किस किस ने सुना हुआ है। मैम मैंने सुना हुआ है और यूज भी होता है बहुत यूज, ज्यादा। ठीक है। मैं तो भी यूज करती हूँ। ठीक है, तो तकरीबन अगर हमारे पास अभी इस वक्त क्लास के अंदर 21 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इन 21 स्टूडेंट्स में से मैं कहूंगी कि मैं खाले एक सेकंड, हाँ, तो 21 में से मैं खाले 100% की 100% ही जो है वो चैट जीपीटी को यूज कर रहे होंगे अपने डिफरेंट काम के लिए। आप में से कितने वो लोग हैं जो कि जेमिनाई को यूज करते हैं, डीप सीक को यूज करते हैं? यस मैम, कर रहे हैं यूज। ठीक है। आप में ऑल से जेमिनाई ए कितने, यूज कम यूज ऑल होता है। एआई सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो कि क्लाउड को यूज कर रहे हैं? यस मैम, यूज कर रहे हैं क्लाउड को। ठीक है, और आप में से कितने लोग हैं जो कि परप्लेक्सिटी को यूज कर रहे हैं? तो जो मैं यूज आंसर, भी कर रही हूँ परप्लेक्सिटी को, डीप सीक को भी। ठीक है, तो हमारे जो आंसर्स जो थे ना वो आहिस्ता 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 नीचे डाउन होना शुरू हो जाते हैं। कि जितना रेशो हमारा चैट जीपीटी का है, डीप सीक का है, जेमिनाई का है, इतना रेशो हमारा क्लाउड का नहीं रहता। फिर उससे भी कम अगर हम आ जाएं तो परप्लेक्सिटी का नहीं रहता। परप्लेक्सिटी जो है वो एआई बेस्ड एक ऐसा एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसके अंदर आप जो है मतलब इसका जो फंक्शन है ना, एज कम्पेयर टू का मैं चैट जीपीटी बात करूं, जेमिनाई बात करूं, क्लॉड बात करूं, तो जो परप्लेक्सिटी का जो फंक्शन है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है कि जब आप इंटरेस्टेड हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक की रिसर्च के ऊपर, ठीक है, तो उस रिसर्च का जो बिल्कुल अप टू डेट डेटा है वो आपको चैट जीपीटी से शायद नहीं मिलेगा, शायद नहीं, कंफर्म नहीं मिलेगा आपको, जेमिनाई से उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्लॉड से उस तरह से नहीं मिलेगा जो कि आपको परप्लेक्सिटी से मिलेगा, ठीक है। तो परप्लेक्सिटी पे मैंने सिंपल आज सुबह आप लोगों को जस्ट एक एक्सरसाइज दिखाने के लिए मैंने एक काम किया। मैंने सिर्फ इससे कहा कि भाई सर्च फॉर द आर्टिकल पब्लिश्ड इन ईयर 2025-26 बेस्ड ऑन इन सिलिको रिसर्च और द, और या फिर ड्रग डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो उसने मुझे एक अच्छी सी जो है वो रिसर्च करके दी, और रिसर्च के अंदर जो है वो उसने कई रिसर्च आर्टिकल जो कि नॉर्मली रिव्यूड आर्टिकल थे, जो कि 2026 में पब्लिश्ड हुए थे, उनके ऊपर काम किया, ठीक है। अगर मैं उसका आपको डेटा दिखाऊं यहाँ पर तो ये देखें, इसमें आपके पास मेटा एनालिसिस हुई हुई है, और आपके पास जो इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी की पाइपलाइन है, या फिर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग और ट्रांसलेशन पे क्या काम हो रहा है उसके हवाले से बात की गई है। इसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट रिपोर्ट्स और न्यूज़ आती हैं उसके हवाले से बात की गई है। और यहाँ पे एक बात बड़ी नोट करने की, अगर आप गौर से देखें तो ये कहते हैं कि इन सिलिको ड्रग डिस्कवरी मार्केट साइज जो है वो ईयर 2035 में, मतलब वेरी सून, इन विद इन द डिकेट, नेक्स्ट जो डिकेट है उसके अंदर
आपकी जो ड्रग डेवलपमेंट पाइपलाइन जो कि इन सिलिको इनके बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्रोच के जरिए होगी, वो 11.8 बिलियन यूएसडी डॉलर तक पहुंचने वाली है। ठीक है। बट उसके लिए जो जरूरी है, जो आपको अपना रोल अदा करना है, वो इन चीजों को समझना है। ठीक है। अच्छा, अभी चूंकि समर कैंप के अंदर आपको जो है हम चीजें सिखाएंगे वो बेसिक लेवल की होंगी। उसके फिर एडवांस लेवल की चीजें होती हैं जिसके अंदर आप मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हो, जिसमें आप एआई को इम्प्लीमेंट करते हो, डेटा प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करते हो, और फिर ड्रग डेवलपमेंट की पाइपलाइन जो है उसको कंप्लीट फॉलोअप के ऊपर लेके जाते हो। तो आने वाले वक्त के अंदर ये मॉडलिंग कैसे हो रही है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अप्रोच कैसे यूज हो रही है, एआई एमएल जो है वो कैसे काम कर रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इनको समझना जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। फिर उसके बाद चूंकि इसमें ज्यादातर आपकी रिपोर्ट्स, न्यूज और रिव्यूज थे, तो मैंने इसको नेक्स्ट टास्क ये दिया कि भाई आप जो है ना वो मुझे सीधा सीधा सा जो है ना, कहाँ गया वो मैंने इसको कहा कि भाई रिसर्च करके दो मुझे कुछ आर्टिकल बेस्ड ऑन द ड्रग डिस्कवरीज जो कि 2026 के अंदर हुई है। अब यहाँ पर इसने मुझे कुछ लिस्ट जो है वो बनाकर दे दी। ठीक है। ये तमाम वो रिसर्च आर्टिकल हैं जो कि ईयर 2026 के अंदर पब्लिश्ड हुए। ठीक है। और इनके अंदर जो डिफरेंट टूल्स थे ना, उसके हवाले से भी इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी लिंक और रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके दे दी है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाके इन पर्टिकुलर जो भी आपकी डिस्कवरीज के जो आर्टिकल हैं, पबमेड पे इनके पूरे पूरे कुछ के जो है वो फ्री फुल टेक्स्ट मौजूद होंगे, किसी के जो है वो फुल टेक्स्ट मौजूद नहीं होंगे। तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट पबमेड पे भी जाके, गूगल स्कॉलर पे भी जाके इन सिली को, बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ऊपर वाले इसमें इन्होंने ये बताया भी था, जब इन्होंने डायरेक्ट लिस्ट नहीं दी थी ना, तो इन्होंने यहाँ बताया था कि भाई आप जो है ना, आप जो है मजीद अगर आर्टिकल, प्राइमरी आर्टिकल जो तलाश करना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आप क्या करें, आप गूगल स्कॉलर पे चले जाएं। ठीक है। आप पबमेड के ऊपर चले जाएं और वहां आप लिखें इन सिलिको और कंप्यूटेशनल और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। मतलब इनमें से कोई भी एक चीज हो, एंड उसके साथ आगे क्या हो, ड्रग डिस्कवरी हो, ड्रग डेवलपमेंट हो, और उसके बाद मजीद फिल्ट्रेशन कर दें कि ईयर 2025 और 26 के रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए। ठीक है। तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी जिसमें रिव्यूज भी होंगे, ओरिजिनल आर्टिकल्स भी होंगे, मेटा एनालिसिस भी होगी, और डिफरेंट एरियाज जो है वो कवर हो रहे होंगे। वहां से डेफिनेटली आप अपनी मर्जी का रिसर्च आर्टिकल्स जो है वेरी रीसेंट जो पब्लिकेशंस आई हैं उनको निकाल सकते हैं। उनमें से जो फ्री फुल टेक्स्ट आर्टिकल है उनका एक पूरा डेटा जो है वो आप अपने पास सेव कर सकते हैं। ठीक है। उन्हीं में से एक रिसर्च आर्टिकल मैंने मुझे जो मिला था वो ये था, ये 13 जनवरी 2026 को साइंटिफिक रिपोर्ट में, नेचर की साइंटिफिक रिपोर्ट के अंदर ये पब्लिश हुआ। ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि कंप्यूटेशनल एनालिसिस की थी। CCN1 ये एक जीन है जो कि एक्चुअली एक प्रोटीन कोड कर रही है, एज अ ड्रगेबल टारगेट, प्रिडिक्ट इंटरेक्शन विद बायो एक्टिव कंपाउंड। जो आपके बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनका जो है इंटरेक्शन इस प्रोटीन के साथ जो है वो देखा गया यूजिंग कंप्यूटेशनल अप्रोचेस। ठीक है। अब इसमें अगर मैं नीचे आ जाऊं, आर्टिकल तो लंबा है, डेफिनेटली मैं इसके डायरेक्टली मटेरियल मेथड्स पर अगर आ जाऊं, तो इसमें देखिए इन्होंने कहा है कि इस प्रोटीन का जो है वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो है वो प्रिडिक्ट किया गया था अल्फा फोल्ड के जरिए। ठीक है। अल्फा फोल्ड और डीप माइंड जो है वो एआई बेस्ड आपके वो हैं स्ट्रक्चर प्रिडिक्शंस के टूल है, और ये हम करेंगे। ठीक है। फिर इसका सीक्वेंस जो है वो यूनिप्रोट से लिया गया। इसके लिगेंड्स की जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट डेटाबेसेस से उठाई गई। इसके प्रोटीन की स्ट्रक्चर की इवेल्युएशन जो है वो प्रोचेक से, सेव्स वगैरह से करवाई गई। वहां से इसका रामाचंद्रन प्लॉट और प्रोसा प्लॉट्स वगैरह जो है वो बनाए गए। स्ट्रक्चर को विजुअलाइज इन्होंने पाइमोल के ऊपर किया था, और वहां से जो इसके एक्टिव साइट रेजिड्यूज थे ना, उसकी इन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो तलाश की। और ये देखा कि इस प्रोटीन के अंदर कई दफा जो इनके एक्टिव साइट्स की जो पॉकेट्स के जो मेजर अमाइनो एसिड है वो म्यूटेट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी वाइल्ड टाइप थी और जो म्यूटेंट टाइप थी ना, उन दोनों को मॉडिफाइड सीक्वेंस जो है उन दोनों को कंपेयर किया गया। और फिर अगले स्टेप के ऊपर आप देखें, अगले स्टेप पे जो है इसकी जो एक्टिव साइट की मजीद बाइंडिंग्स थी उसको इन्होंने एफ पॉकेट एक सर्वर है उसके जरिए जो है इसकी लिगेंड बाइंडिंग पॉकेट्स को जो है वो प्रेडिक्ट करवा के
और उसकी कैविटीज को फाइंड आउट किया गया। और अगले स्टेप पे लीगेंड का जो इंटरेक्शन था, ये जो लीगेंड का जो सिलेक्शन था, वो किया गया था आपके डिफरेंट डेटाबेसेस से। और वहां से इनको ये चार पांच जो थे वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मिले थे, जिनके नाम इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और फर्दर मोर इन्होंने फिर मॉलिक्यूलर डॉकिंग करवाई थी। मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए इन्होंने सर्वर यूज किया था स्विस डॉक। आप स्विस डॉक भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑफलाइन टूल में ऑटो डॉक आता है, इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। तो उसके जरिए भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स, ऐसे सर्वर्स मौजूद हैं जिसपे आप डॉकिंग का जो है वो पूरा प्रोसेस जो है बहुत इजीली कर सकते हैं। फाइनली इसकी स्टडी को बायोविया के ऊपर, डिस्कवरी स्टूडियो के ऊपर जो है वो स्टडी किया गया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनते हैं और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहाँ होते हैं। और फाइनली इसका जो भी रिजल्ट था उसको फिर कंक्लूड किया गया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी एक पाइपलाइन है जो कि इस पूरे रिसर्च आर्टिकल के अंदर की गई। हम भी जो है बिल्कुल इसी तरह से, इसी किस्म का जो है वो पूरा एक प्रोजेक्ट जो है वो काम करेंगे। प्रोटीन हम कोई भी ले सकते हैं, सेम हम इसी फिनोमेना के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर हमें जरूरत हुई तो हम किसी पर्टिकुलर टूल को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था ना एक इंट्रोडक्शन था इस समर कैंप का, जिसमें हमने जो है वो आपको ये सारी चीजें जो है वो बताई। अच्छा, अब अगले स्टेप पे जो आपको थोड़ा सा बताना है वो क्या है कि आपका ये जो समर कैंप है इसमें आपका आपके ये जो मॉड्यूल्स है ना, मैंने इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले से में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो फाउंडेशन है और बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं, इसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि हमारी ड्रग डेवलपमेंट पाइपलाइन से रिलेट करते होंगे। देखिए, आपके पास डेटाबेसेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो डेटाबेसेस की मैंने मार्च के अंदर एक 5 दिन की वर्कशॉप ली थी। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि भाई बायोलॉजिकल डेटाबेस के वर्कशॉप्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। मतलब इसका इतनी क्या इंपॉर्टेंस है कि आपने जस्ट एक बायोलॉजिकल डेटाबेसिस को ही लेकर उसके ऊपर वर्कशॉप बना दिया है। बायोलॉजिकल डेटाबेसिस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसिस जो है ना वो मार्केट के अंदर मौजूद है, जो कि जनरल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं ड्रग डेवलपमेंट पाइपलाइन के हवाले से बात करूं तो उसके लिए कुछ मखसूस डेटाबेसेस हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ वैक्सीन डेवलपमेंट की, तो वहां पर हमारे डेटाबेसेस कुछ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ आपकी जीन एक्सप्रेशन डेटाबेसेस के हवाले से, जीन एक्सप्रेशन के ऊपर जो है मुझे कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है, काम करना है, तो उसके डेटाबेसेस अलग हो जाएंगे। अगर को मुझे एनजीएस पे काम करना है तो उसके डेटाबेसेस अलग हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हर वर्क फ्लो के लिए डिफरेंट डेटाबेसेस यूज होते हैं। वो जो मेरा वर्कशॉप थी 5 डेज की, उसमें मैंने जर्नली तकरीबन तमाम डेटाबेसेस जो कि जर्नली इन तमाम वर्क फ्लो में इस्तेमाल होते हैं उनको यूज किया था, उनको बताया था, उनको हमने जाके वर्कआउट किया था। यहाँ पर मैं फोकस जो करूंगी आपका जो ड्रग डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं उसको मैं फोकस करूंगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगला स्टेप जो होगा वो हमारा सीक्वेंस एनालिसिस पे, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के ऊपर होगा। और उसके टूल्स के ऊपर हम काम करेंगे। फिर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शंस करवाएंगे, और कौन से एआई टूल्स जो हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं स्ट्रक्चर प्रिडिक्शंस के लिए, उस पर हम काम करेंगे। ड्रग डेवलपमेंट पाइपलाइन जो हमारा इसका लास्ट मॉड्यूल होगा जिसपे हमने काम करना है। ये लेक्चर का जो है वो थोड़ा सा ब्रेकअप मैंने बनाया हुआ है, बट नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे। ये थोड़े बहुत अगर को कोई टॉपिक फॉर एग्जांपल जिसको कम टाइम चाहिए तो उसको हम जल्दी वाइंड अप करके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर सकते हैं। एक्चुअली जो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा वो आपका ड्रग डेवलपमेंट का होगा। तो ये जरूरी नहीं कि 2 लेक्चर्स में हो सकता है मैं यहाँ वाला प्रोसेस जो है वो थोड़ा ऊपर ले जाऊं तो आपके 3 लेक्चर्स जो है वो हो जाए। तो ये एक टेंटेटिव आपका जो कहना चाहिए कि ब्रेकअप मैंने बनाया हुआ था। ठीक है। अब बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में इस समर कैंप से हवाले से जो चीजें हमें चाहिए या आपको जो मालूम होनी चाहिए वो क्या है कि एनसीबीआई के हवाले से मैं आपको एक गो थ्रू करवाऊंगी, जैन बैंक के हवाले से यूनिप्रोट, द द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस जो कि इस वर्क फ्लो में हमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटा बैंक के ऊपर जो कि हमें ड्रग डेवलपमेंट के लिए चाहिए एक स्ट्रक्चर, उसके हवाले से बात करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और डेटा बैंक होता है पीडीबी सम,
उसको हम लेके बात करेंगे। फिर इसके अलावा चूंकि हमें केमिकल कंपाउंड्स की भी तो डेटाबेसेस चाहिए ना, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ड्रग ड्रग बैंक कौन सा है, जिंक डेटा बैंक क्या होता है, और पब केम डेटा बैंक जो है वो क्या होता है। तो इस तरह से कम आपके ये 5 6 7 डिफरेंट केमिकल डेटाबेसेस हैं जिसको हमने स्टडी करना है। ठीक है, फिर पबमेड और फास्टा फॉर्मेट्स वगैरह क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा सा अप्रोच करेंगे। तो इस वीक के अंदर जो हमने काम करना है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बेसिक है और बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन इस समर कैंप के हवाले से कोई है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं बायोलॉजिकल डेटाबेसेस का जो पहला पोर्शन है वो उसको थोड़ा सा गो थ्रो करूंगी। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? मैम, कोर्स में सिर्फ एनाटॉमी ऑफ द प्रोटीन जो है उसको डिस्कस करेंगे या फिजियोलॉजी जो फंक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे? हम फंक्शन की भी बात करेंगे, फंक्शन की भी बात करेंगे कि अगर कोई म्यूटेशन आ रही है तो उससे फंक्शन पे इफेक्ट होगा नहीं होगा, कौन से टूल्स हैं जिसकी मदद से हम इन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। और मैम ओके कोई मैम। कुछ स्टूडेंट अगर ज़्यादा लाइक कुछ तो बहुत बेसिक ही सीख रहे हैं अभी, बट कुछ स्टूडेंट जो है डीपली इंटरेस्टेड हो, तो क्या वो फर्दर आपसे कोई गाइडलाइंस ले सकते हैं आप ड्यूरिंग द लेक्चर्स और आफ्टर द लेक्चर्स? बिल्कुल, आप अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन यही है अबाउट रिव्यू आर्टिकल्स, अगर हम इन्हीं डेटाबेसेस पे लिखना चाहें या कुछ और, सो आप गाइड कर देंगी? बिल्कुल, आप रिव्यू, अच्छा आर्टिकल से रिलेटेड ना हमारे क्लास लेक्चर के अंदर छोटा सा मैंने उसमें पोर्शन रखा है कि बच्चों को ये होता है कि भाई हमने काम कर लिया है तो पेपर कहाँ पब्लिश करें, सबसे पहला मसला आता है, यही समझ नहीं आता पेपर पब्लिश कहाँ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ये आता है कि भाई लाजमत है, हर जगह बिजनेस है। ठीक है, बल्कि अभी मेरा ये जो बायोसोल का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आई डोंट नो वो 2 3 स्टूडेंट्स ऐसे आ गए हैं, वो मुस्तकिल जो मैसेजेस ही यही करते रहते हैं कि फर्स्ट ऑथर ऑथर बनना है तो इतने पैसे दे दें, सेकंड ऑथर बनना है तो इतने पैसे दे दें। मतलब ये भी एक बिजनेस हो चुका है, आप यूँ समझ लीजिए इन आसान यस अल्फाज मैम, में। यस मैम। ठीक है, तो ये है कि पेपर कौन सा होना चाहिए, कौन से जर्नल में पब्लिश करना है। शुरुआत के अंदर लाजमत है, इतनी इन्वेस्टमेंट बंदे के पास नहीं होती है, तो शुरुआत में कुछ ऐसे जर्नल्स को आप ऑप्ट करें कि जिसका बेशक इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप हो जाए, लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। ओके मैम, थैंक यू, थैंक। ठीक है जी, अगर कोई मजीद क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको आगे लेकर चलती हूँ। सॉरी जैसा कि मैं, मैडम, जी इसमें फार्मास्यूटिकल अगर एस्पेक्ट में पूछूं कि उसके लिए मुझे जो डेटाबेस चाहिए, जैसे अगर मैं कहती हूँ मुझे वूंड हीलिंग देखनी है या किसी कंपाउंड की स्पेसिफिकली चेक करनी है कि वो किन टारगेट टिश्यूज पे प्रोटीन्स पे जा रहा है और उसकी वूंड हीलिंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वो चीज़ भी मुझे इसी से पता चल सकती है आराम से। उसके लिए कोई अलग डेटाबेस होगा या जो हम लोग अभी आगे फर्दर कोर्स में करेंगे उन्हीं के अच्छा, साथ मैं हेल्प आउट हो सकती हूँ उससे? अच्छा इसमें हम ये तो कवर करेंगे कि जो केमिकल कंपाउंड जिसको हम फाइंड आउट करेंगे ना, तो उसकी एक्चुअली जब बॉडी में जाएगा तो उसका इंटरेक्शन किस तरह से होगा, बॉडी उसके अगेंस्ट कैसे बिहेव करेगी, यानी कि उसका एड्सॉर्प्शन कैसे होगा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसकी टॉक्सिसिटी कैसे होगी, उसका एक्सक्रीशन बॉडी से ADMI कैसे होगा। होता है। तो ये तमाम जो आपके फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ना ये हम देखेंगे इसका ऊपर। ठीक है मैडम। और लेकिन हम लोग जैसे अगर किसी किसी कंपाउंड का, मुझे कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम है, तो वो चीज़ मैं इसमें नहीं कर सकती जिसको हम लोग इन सिलिको या फिर डॉकिंग वाला जो काम बोलते हैं, तो वो चीज़ का भी इंट्रो होगा इसमें कि जैसे अगर मेरे डॉकिंग, पास। डॉकिंग हाँ तो मैंने जी। बताया था ना, वो है इसके अंदर शामिल, डॉकिंग तो मैंने बताया तो है, आपका वर्कफ्लो का हिस्सा है हमारा। नहीं नहीं, डॉक, मतलब डॉकिंग इन द सेंस कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है या आप प्रोटीन, उसको ले लें, वो आप उस उससे पर हो काम कर जाएगा। लें, और आप उस पर और काम जो कर लें। आपने, जो हम लोग को प्रोजेक्ट्स जो आगे करने हैं, अगर हम लोग अपना प्रोजेक्ट इसी उस पे ही डिजाइन करें तो दैट इज फाइन एज वेल। कर सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए मैं किसी को बाउंड नहीं करूंगी, मैं एक जर्नल प्रोटीन दूंगी आप लोगों को। ठीक है, अब क्योंकि देखिए हमारे पास दोनों किस्म के स्टूडेंट होंगे, आपके पास है किसी के पास नहीं होगा।
ठीक है। तो ठीक हम है। उनको क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, प्रोटीन कौन सी लेनी ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस ठीक दफा है। मैंने सोचा है कि मैं एक आध प्रोटीन जो है वो फाइनल कर दूंगी। उन प्रोटीन्स को लेकर जो है आप लोगों ने सेम उसी वर्कफ्लो पे काम करना है जो कि आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक ठीक है। है मैडम। थैंक तो यू सो मच अगर मैम। को अगर को कोई उस पे करना चाहेगा उस पे करेगा, लेकिन अगर आपके पास अपना कोई रिसर्च क्वेश्चन है तो आपने रिसर्च क्वेश्चन पे करना, मुझे कोई इशू नहीं है। थैंक यू मकसद आप मैडम। सिखाना है, ठीक है, मकसद आप लोगों को सिखाना है। जी। नो मोर क्वेश्चन। तो हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं एटलीस्ट। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम जो काम करेंगे ना वो बायोलॉजिकल डेटा बेसिस पर होगा। और बायोलॉजिकल डेटा बेसिस के अंदर अगर मैं थोड़ा सा इसको लिस्ट डाउन कर दूं अभी आप लोगों के सामने। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स के हवाले से मैंने बता दिया गया है। देखें प्लीज, ये मेरे साथ बहुत होता है कि हम जूम का लिंक जो है, फॉर एग्जांपल आज की क्लास हुई है, ये रेंडर होने में जूम पे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्लाउड के ऊपर ही जाके सेव हो रही है रिकॉर्डिंग। तो ये तकरीबन रात तक, शाम तक मेरे पास आ जाएगी। तो मैं पॉसिबली इंशाल्लाह आप लोगों को रात तक 10 बजे से पहले जो हमारा जूम का रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग उसको कर सकते हैं डाउनलोड अपने पास। ये आपका अपना राइट है, आपका अपना एसेट है, ठीक है। डाउनलोड करके इसको कहाँ सेव करना है ये आपका सर दर्द होगा, बिकॉज 6 महीने बाद बच्चा मुझे कहता है कि वो डाउनलोड, मेरा पीसी उड़ गया था और ये हो गया था, तो मुझे वो डाउनलोड वाला दोबारा दें, वो मेरे पास से खत्म हो जाएगी चीज। ठीक है। कब खत्म होगी आपका ये 8 सेशन खत्म होंगे उसके 15 दिन के बाद आपके पास जो डाउनलोड लिंक्स हैं वो काम नहीं करेंगे। आप लोगों को एक गूगल का ड्राइव बना के दे दी जाएगी जिसके अंदर तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी। वहां से आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, आप जस्ट ऑनलाइन उसको वॉच कर सकेंगे, लाइफ टाइम एक्सेस आपको उसका दिया जाएगा। तो इस चीज को काइंडली आप लोग अपने अपने जहन में कहीं बिठा लें कि जो डाउनलोड हुआ हुआ लेक्चर होगा उसको आपने अपने एंड पे ही कहीं सेव करना है। ठीक है। जहां पर भी आप चाहें उसको सेव कर लें कि आपसे अगर वो कोई मशीन में मसला हो भी जाता है तो आपसे लॉस ना हो। ठीक है, तो इस चीज को काइंडली आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। दूसरा ये है कि हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल डेटाबेसिस के हवाले से। तो ये मैंने एक लिंक बना दूंगी आप लोगों का, डॉक्यूमेंट लिंक बना दूंगी समर कैंप के नाम से। सॉरी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है मैं बना दिया है मैंने आप लोगों का, और इसमें इसको जो है ना मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो इसमें जो भी हमारे डेटाबेसेस इस्तेमाल होंगे, कोई ऐसे सर्वर्स इस्तेमाल होंगे जो कि ऑनलाइन मौजूद हैं, उनके लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आपने किसी टूल पे कोई ऐसी चीज पे काम करना है तो आपको याद है कि भाई ये चीज हमने यहाँ पर सीखी, तो आप जस्ट इस लिंक लिंक के ऊपर आकर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप जस्ट गूगल भी करेंगे तो वो चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जस्ट आपकी इजीनेस के लिए जो है वो लिंक यहाँ पर डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हमने कल एक्सप्लो आज 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 देख लेते हैं, अगर कुछ हो जाएगा तो कुछ सेकंड। हम बायोलॉजिकल जो डेटाबेसेस इस समर कैंप से रिलेटेड हैं उनको जो डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास आ जाता है पबमेड। ठीक है, कि रिसर्च आर्टिकल की सर्चिंग है आपकी। और उसके अलावा आपके पास एनसीबीआई का एक ओवरव्यू देना है, आपको जेन बैंक का एक ओवरव्यू देना है, आपको यूनिप्रॉट का यूनिप्रॉट केबी के हवाले से बात करनी है, पीडीबी डेटा बैंक के हवाले से बात करनी है, पीडीबी सम के हवाले से बात करनी है, हमने ड्रग बैंक के हवाले से बात करनी है, हमने पब कैम के हवाले से बात करनी है, हमने जिंक के हवाले से बात करनी है। ठीक है। तो ये तकरीबन 8-9 डेटाबेसेस हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। पबमेड जो है वो हमारा लिटरेचर बेस्ड डेटा बैंक है।
एनसीबीआई जो है वो हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ना सिर्फ डेटाबेसेस बल्कि आपके पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद होते हैं और इसके अलावा डिफरेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं जहां से आप बायोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको और उनके क्वेश्चन उनके आंसर्स जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। अगर कोई डेटा निकालना है तो उस डेटा को आप रिट्रीव करवा सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि एनसीबीआई एक हब है जिसमें आपके पास डेटाबेसेस भी मौजूद हैं और आपके पास सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। और जेन बैंक और आप जेन बैंक जो है वो एक्चुअली खुद जो मौजूद है वो आपका एनसीबीआई के अंदर मौजूद है और आपका पबमेड जो है वो भी आपका एनसीबीआई ही का हिस्सा है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एनसीबीआई के ऊपर एक और भी मैं डेटाबेस यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, उसकी हमें शायद जरूरत पड़े, वो हमारा है DBSNP। ठीक है, तो DBSNP को भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। तो हम पहले चलते हैं पबमेड के ऊपर। इनके लिंक्स जो है ना वो जैसे जैसे हम यूज करेंगे तो मैं इसी के अंदर डाल दूंगी ताकि आप लोगों को डायरेक्ट लिंक भी जो है वहीं से मिल जाए, उसी जो डॉक है उसके ऊपर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पबमेड के ऊपर ये अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास जो है वो ऑडियंस दोनों दोनों तरह से मौजूद है। तो हो सकता है किसी के लिए ये बिल्कुल बेसिक हो बट किसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों पे जब काम करना शुरू करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन को मिलेगी कहाँ से। ठीक है, तो हम सिंपल पबमेड जो है ना वो आपका एक लिटरेचर डेटा बैंक है और इसके अंदर आपके पास मिलियंस ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स, पेटेंट्स, रिव्यूज आर्टिकल्स आपके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। डिफरेंट रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के हवाले से जो डेटा है वो आपके पास मौजूद होता है इस डेटा पबमेड डेटा बैंक के अंदर, जो कि लिटरेचर के हवाले से है। जहां से हम बल्कि यहाँ पर देखें लिखा हुआ भी है कि 40 मिलियन साइटेशंस का जो लिटरेचर है वो मेडलाइन पे या पबमेड के ऊपर जो है वो मौजूद है, जो कि डिफरेंट जर्नल से और बुक्स से जो है वो उठाया गया है। लेट सपोज अगर हमें यहाँ पर कोई चीज सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं इन सिलिको, और इन सिलिको और कंप्यूटेशनल एनालिसिस एंड ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर हमें इस किस्म के कुछ चीजें अगर सर्च करनी है तो हम सिंपल जो है अपने डिफरेंट कीवर्ड्स के जरिए कर सकते हैं स्टडी यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास जो भी रिसेंट आपके पास डेटा है ना वो आ जाएगा। एक तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये इसको ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, मतलब मैं कहूँ कि भाई मुझे पिछले 6-7 साल का डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये देखें ये कह रहे हैं कि आपके पास तकरीबन 2,88,000 कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके जो टाइटल है रिसर्च आर्टिकल में, या वो रिव्यूज आर्टिकल्स हैं या वो पेटेंट्स हैं या वो कोई रिपोर्ट्स हैं जिनके टाइटल के अंदर ड्रग डिस्कवरी या डेवलपमेंट आ रहा है या फिर इन सिलिको आ रहा है या फिर कंप्यूटेशनल एनालिसिस आ रहा है। तो आपके पास इस तरह से बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो आपको एक ही साइट के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर। अब यहाँ के आपने जस्ट फुल टेक्स्ट चाहिए तो वो कर सकते हैं, यानी कि फ्री फुल टेक्स्ट का मतलब है कि आप इस रिसर्च आर्टिकल को जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप इसको हटा देंगे तो आपके पास वो रिसर्च आर्टिकल भी आ रहे होंगे कि जो कि पब्लिश तो हुए हैं लेकिन पब्लिकेशन के बाद उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है
कि अनटिल एंड अनलेस आप उनका कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे नहीं करेंगे ना, वो आपको उसका एक्सेस नहीं देंगे। आप उसका एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं बट उसका फ्री फुल टैक्स आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल फिल्टर लगा दिया है कि भाई जो फ्री फुल टैक्स है ना, बस मुझे वो नजर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इन तमाम डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स को जो है वो देख सकते हैं कि भाई उनमें क्या क्या हो रहा है। आजकल लोग दुनिया में जो काम कर रहे हैं वो किस इसके ऊपर काम कर रहे हैं, किन प्रोटीन के ऊपर, किन जीन्स के ऊपर काम हो चुका है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करते चले जाएंगे तो एक पेज के ऊपर तकरीबन 10 कैन की एंट्री आ रही है। इसको आते हैं तो आप ऊपर से turn है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से देखें आपके पास डिफरेंट अप्रोच को इन सलीको इन सिल्क में आप चाहें तो एक वर्ड और भी ऐड कर सकते हैं, ड्रग डेवलपमेंट, और इसको आप डॉकिंग फॉर एग्जांपल इसमें ऐड करवा दें। और जो है वो एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा। जी आवाज आ रही है? डिस्टॉर्शन है आपकी वॉइस में। काइंडली कंफर्म करिएगा मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? अच्छा, ये एक्चुअली वाईफाई मेरा डिस्कनेक्ट हुआ है, मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। Recording in progress. जी काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा, आवाज आ रही यस मैम। मैम इतनी ज्यादा क्लियर आवाज नहीं है आपकी, कट जाती है। लेकिन मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया है। I'm just sharing my screen. जी कंफर्म करिएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों को? यस मैम हो यस गई। मैम, शेयर होगी है। ठीक है, सही। ठीक है, इसी तरह से आप इन सिलिको डॉकिंग स्टडीज भी डाल सकते हैं इन सिलिको। तो आपके पास यहाँ पर भी डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो मिलेंगे कि फॉर एग्जांपल आप एनी टाइम से चाह रहे हैं, सिंस 2025 से चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पिछले 4-5 सालों का चाह रही हूँ ना, तो मेरे पास अब जो डेटा आएगा ना ये सारा 2022 के बाद वाला आएगा
कि इन सिलिको फार्माकोकाइनेटिक्स, मॉलिक्यूलर डॉकिंग, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, सिमुलेशन, स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये भी एक रिव्यू है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये दूसरा बायोएक्टिव पेप्टाइड्स के ऊपर काम हुआ हुआ है। इसी तरह आपके पास ये आपका जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर भी पब्लिकेशंस जो है वो आई हुई हैं। तो यहाँ से आप देखें, यहाँ से या पबमेड से, दोनों जगह से जो है वो आप डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स जो है अपने डिफरेंट सिलेक्टिव कीवर्ड्स डालकर जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिट्रीव करवा सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका वो हब है जहाँ से आपको पता चलता है कि आजकल जो फॉर एग्जांपल अगर आप डॉकिंग के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो डॉकिंग में किस वर्कफ्लो को यूज किया जाता है, नॉर्मली कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, किन पेपर्स में पब्लिकेशंस आती हैं, आपको उनकी लिस्ट एक बनानी होगी, उनकी वेबसाइट्स पे जाना होगा। ठीक है, और उन वेबसाइट्स पे जाके देखना होगा कि आइदर ये कोई प्रोसेसिंग फीस लेते हैं या नहीं लेते, इनका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो क्या है। तो अगर बिल्कुल शुरू में आपके पास कोई बहुत मामूली से इम्पैक्ट फैक्टर के साथ भी विदाउट प्रोसेसिंग फीस कोई आपका पेपर जो है वो पब्लिश हो जाता है ना, तो समझे ये आपका बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ये आपकी अचीवमेंट होगी, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इससे बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने सिंपल क्या करना है, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स को जो है वो फाइंड आउट करना है। ये तो मैंने सिर्फ ड्रग, चूंकि हम काम ड्रग डिस्कवरी के ऊपर करेंगे तो मैं आपको इस हवाले से बता रही हूँ। अदरवाइज आप जो है आपका जो भी वर्कफ्लो है या आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, तो आप अपने जो भी डिसिप्लिन है उसके हवाले से कीवर्ड डाल के आप मुख्तलिफ ये जो आपकी लिटरेचर की जो सर्विसेज हैं पबमेड से या फिर गूगल स्कॉलर से या फिर OMIM, ये भी एक आपका डेटा बैंक है, वहां से आप डिफरेंट डेटा जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं OMIM पे जाऊं, OMIM जो है ना वो भी आपका NCBI ही का एक पार्ट है, जिसके अंदर ज्यादातर जो आपके पास लिटरेचर आता है ना वो कहाँ से आता है, वो आता है ह्यूमन की जो जीन्स और जेनेटिक्स की जो फिनोटाइप्स है ना उनसे रिलेटेड अगर कोई रिसर्चेस हुई हुई है, यानी कि स्पेशली ह्यूमन की जीन्स के ऊपर लेकर कोई काम हुआ है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग का काम हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग अगर एंटर करती हूँ तो अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि डिफरेंट जीन्स हैं, यहाँ पर पर्टिकुलरली ये जीन्स हैं जिनके ऊपर जो है आपका OMIM के अंदर जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं। इसमें से कुछ जीन्स जो हैं उनमें वो स्निप्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें से किसी एक को खोल कर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ इसने डॉकिंग, अच्छा यहाँ इसने डॉकिंग में से जो वर्ड डॉक है ना उसको एक्चुअली वो एज अ कीवर्ड के तौर पर लिया है, बट उससे रिलेटेड इसने कुछ यहाँ पर नीचे रिसर्च आर्टिकल तलाश करके दिए, बट दे आर नॉट वेरी मच रिलेवेंट अगर मैं कहूँ इसको तो। अगर हम इसको जस्ट के रास जो है ना वो एक प्रोटीन है, जीन है एक्चुअली, जो कि कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं इसको सर्च करूं कि के रास और उसके साथ में कहूँ कि इन सिलिको एनालिसिस अगर कुछ हुई है तो उसके हवाले से अगर कोई रिसर्चेस हैं तो उसको सर्च करके दो। अच्छा, यहाँ ये एक्चुअली आपको उन जीन्स के हवाले से ही बता रहा है, डायरेक्टली उसका रिसर्च आर्टिकल नहीं दे रहा, डायरेक्ट उसका रिसर्च आर्टिकल नहीं दे रहा है यहाँ से, लेकिन उसके हवाले से बता रहा है कि इस प्रोटीन पे अगर काम हुआ है
तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, फिर उस चेंजेस के हवाले से जो रिसर्चेस है ना आप उसको तलाश कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यहाँ पर वो चीजें वो नहीं दे रहा है इसके अंदर। कहना चाहिए आपका OMIM के अंदर। जबकि आपके ये जो पबमेड है यहाँ पर और गूगल स्कॉलर पर जो है वो आपको एक अच्छा हेल्दी जो रिसर्च का आउटपुट है वो आपको मिल जाता है। प्लस अगर को फॉर एग्जांपल आपने ये वाला रिसर्च आर्टिकल है जो कि 2025 में पब्लिश हुआ है, जिसमें बायोलॉजिकली एक्टिव जो आपका ये बैक्टीरिया है, नहीं सॉरी, ये कोई केमिकल कंपाउंड है जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट से लिया गया है। और ये कहा जाता है कि ये केमिकल कंपाउंड जो है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो पाई जाती है, और उसको GCMS पे एनालाइज किया गया है। फर्दर इसकी मॉलिक्यूलर डॉकिंग एनालिसिस की गई है, ठीक है। अब ये पेपर जो है वो 2025 में पब्लिश हुआ, और इसको 35 लोगों ने साइट किया है। तो ये जो साइटेशंस होती है ना, इससे हमें मजीद कुछ और रिसर्चेस जो है वो मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि चूंकि इसमें एनसिलिको वर्क हुआ हुआ है, ड्रग डिस्कवरी का काम हुआ हुआ है, तो इसको जिस लोगों ने साइट किया है, ठीक है, उनमें से भी कुछ लोगों ने डॉकिंग का काम किया हुआ हो, तो वहां से हमें फर्दर प्रोफाइलिंग जो है वो मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये कहते हैं कि ये जो केमिकल कंपाउंड है इसकी डॉकिंग एनालिसिस की गई है, और इसकी डॉकिंग एनालिसिस की गई है, और ये रिवील किया गया है कि पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड जो है वो एंटी कैंसर एक्टिविटी प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो उसमें पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम साइटेशन से मजीद साइटेशंस निकाल के हमारा एक लिटरेचर का जो एक अच्छा हब जो है ना वो तलाश कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी प्रोटीन और कौन सी जीन्स जो हैं जिसको लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जिसपे हम काम कर सकते हैं, जिसपे हमें काम नहीं करना चाहिए। तो ये डेटा जो है वो आपको यहाँ से गूगल स्कॉलर से और पबमेड से, ये दो जगह से ज्यादा बेहतर तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा डेटा बैंक है जिसपे हम बात कर रहे थे समर कैंप के हवाले से, वो था हमारा NCBI। मैंने कहा कि NCBI आपका एक हब है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट NCBI आपका एक हब है जिसपे आपके पास डिफरेंट डेटाबेसेस भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें डिफरेंट टूल्स भी हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब आप NCBI के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ होता है कि ऑल डेटाबेसेस। जब आपके पुल डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये वो तमाम डेटाबेसेस की लिस्ट है जो कि NCBI में मौजूद है। वो डेटाबेसेस पबमेड से मुतालिक हैं, केमिकल कंपाउंड से मुतालिक है, सब्सटेंसेस से मुतालिक है, बायोएसिड से मुतालिक है, प्रोटीन प्रोटीन क्लस्टर के हवाले से, PMC के हवाले से, कैटलॉग के हवाले से, टेक्सोनोमी के हवाले से, SNP के हवाले से, शॉर्ट सीक्वेंस आर्काइव के हवाले से, आपके पास डिफरेंट तरीके से जो है वो डेटाबेसेस यहाँ पर मौजूद हैं। आप किस में सर्च करना चाहते हैं? अगर आप यहाँ पर ऑल डेटाबेसेस लिखेंगे फॉर एग्जांपल, तो ये आपके जितने भी डेटाबेसेस हैं उन सब के अंदर आपके कीवर्ड को जो है वो सर्च करेगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके कीवर्ड को सिर्फ उसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर जो है वो सर्च करेगा। इसके अलावा आपके पास कुछ पॉपुलर रिसोर्सेज हैं जिसमें आपके पास ब्लास्ट आ जाता है, जिसमें आपके पास और अदर टूल्स आ जाते हैं। वो टूल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर आप सीक्वेंस एनालिसिस में आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास ब्लास्ट आ जाता है, को ब्लाट आ जाता है, कंपैरेटिव जीनोम व्यूअर एक टूल है, ठीक है, इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो ये कंजर्व डोमेन की सर्चेस की जाती हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप जियो ब्लास्ट करवा सकते हैं, जीनोम ब्लास्ट करवा सकते हैं, जीनोम का एक पूरा विजुअलाइजेशन जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मल्टीपल जो जिनोम्स हैं उनको आप एक ही जगह एक ही विंडो पे कंपेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टूल के जरिए। इसके अलावा जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है उसको अगर आपने व्यू करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टूल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आपने अगर ओपन रीडिंग फ्रेम्स को, फॉर एग्जांपल आपके पास जीनोम्स मौजूद हैं और उस जीनोम में आप चाहते हैं कि भाई लाजमी तो नहीं ना कि जीनोम आपका पूरा का पूरा कोडिंग हो, उसका कुछ रीजन जो है वो कोडिंग भी हो सकता है, कुछ नॉन कोडिंग भी हो सकता है। तो जहां पर आपका कोडिंग शुरू हो रही है, जहां पर आपका ओपन रीडिंग फ्रेम मौजूद है इस पर्टिकुलर जीनोम में, आप उसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके अलावा आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नीचे
एक लंबी सी लिस्ट जो है वो मौजूद है, जो कि आपको सपोर्ट करती है आपके रिसर्च के क्वेश्चंस के आंसर देने में। ठीक है, तो एनसीबीआई जो है उसको हम एज अ हब के तौर पर लेते हैं, जो कि डिफरेंट सिचुएशन में हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने में हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। तो आज जो था ना, वो हमने थोड़ा सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो समर कैंप है उसको देखना था, उसके आउटकम और उसके प्रोजेक्ट के हवाले से बात करनी थी, और हमने शुरू करना था कि बायोलॉजिकल डेटाबेसिस को हमने कैसे एक्सेस करना है, कौन से बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं जो कि इस समर कैंप में हमें जिनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कल जो है इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इन तमाम डेटाबेसेस को कल की क्लास के अंदर। और उसके बाद जो है वो आपको एक प्रॉपर असाइनमेंट दिया जाएगा, जो कि आपने थ्रू आउट द वीक जो है सॉल्व करना होगा। उसमें आपको डिफरेंट क्यूरीज दी जाएंगी, डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनको आपने सॉल्व करके उनके आंसर्स जो हैं वो आपने अपने एंड के ऊपर करने होंगे। ठीक है, तो ये हमारा था आज का फर्स्ट सेशन, जिसमें हमने कुछ थोड़ी बहुत बातें जो है वो डिस्कस की। आज का मेनली हमारा थ्योरेटिकल था, बट नेक्स्ट जो है अब हमारा कंप्लीटली प्रैक्टिकल की तरफ चला जाएगा, और शायद इसमें थ्योरी हो ना होने के बराबर ही होगी तकरीबन। ठीक है जी, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग कर लीजिए। मे आई आस्क अ क्वेश्चन? जी जी। आपने जो ओमिम का बता रही थी, वहाँ पे जब हम सर्च करते हैं तो डायरेक्टली आर्टिकल्स नहीं आते हैं, वो उसकी बेस पे आता है जो हमने सर्च किया होता है, जीन जो उसमें म्यूटेशन हुई होती हैं। तो आप वो जी बता जी। सकते हैं जो उसके लाइक वो हेडलाइंस आ रही थी, जो टाइटल्स आ रहे थे, उसको कैसे रीड करते हैं हम? वो जीन नंबर लिखा होता है या किस तरह से? अब जैसे यहाँ पे। मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, अभी हमने केरास जो है वो एक जीन है। ठीक है, उसको हमने स्टडी किया। अब यहाँ पर इसमें इन्होंने कहा है कि केरास के हवाले से, मतलब केरास जिस भी हेडिंग में आ रहा है OMIM के अंदर, उसको हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल पहले वाले लिंक को ही ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पर पहली बात तो ये कि इस केरास के हवाले से इसकी जो अल्टरनेटिव नेम है वो आपको सजेस्ट करके दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो केरास आपकी जो है, नीचे अगर आप आ जाए ना, तो ये देखिए, आपको आपको पता चलेगा कि ये जीन जो है इसके फिनोटिपिक जो रिलेशनशिप है वो कहाँ कहाँ है, यानी कि इस जीन का ताल्लुक, ये इसकी लोकेशन आ रही है कि जीनोम में किस लोकस के ऊपर पाया जाता है, प्लस ये जीन जो है वो किन किन डिजीजेस के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ बात नहीं कर रहे, ये इसके रिसर्च आर्टिकल भी यहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है, सोमैटिक ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें केरास जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ये OMI नंबर का जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर ही देखो, इस पे जब हमने क्लिक किया तो अब इसकी फर्दर डिटेलिंग जो है वो खुल गई। ठीक है, उसके अंदर ये बता रहे हैं कि आपका आपके साथ जो है, जो जो जीन इसके साथ एसोसिएटेड है, उनका उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, प्लस अगर आप इसके क्लिनिकल साइनॉप्सिस की तरफ जाना चाहते हैं, ये जीन जो है ये आपके फिनोटिपिकली इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ये जो प्रोटीन है, इसके ऊपर एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपके पास जितनी भी चीजें साइट के अंदर नजर आ रही है ना, ये सारी की सारी डिटेलिंग जो है आपको OMIM के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अदर फीचर्स जो है इसके क्या होंगे, इनहेरिटेंस से इसका क्या ताल्लुक है, ठीक है, डायग्नोसिस इसकी किस किस तरह से हो चुकी है, क्लिनिकल मैनेजमेंट पे किस किस तरह से इस पे काम हुआ है। तो ये सारे इसके अंदर आप जाएं तो, अब ये फॉर एग्जांपल ये एक रिसर्च आर्टिकल है। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो क्लिनिकल मैनेजमेंट के ऊपर किसी ने काम किया गया इस पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर, तो उस हवाले से ये पेपर जो है 2011 में पब्लिश हुआ था, जिसकी साइटेशन जो है वो यहाँ पर की गई है। तो आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डिजीज के हवाले से या उस पर्टिकुलर जीन के हवाले से OMIM के ऊपर इन डिटेल के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इसका ताल्लुक किसी पैथोजेनेसिस से है तो वो उसके आर्टिकल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से उसका कोई ताल्लुक है तो उसके आर्टिकल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर इस पे कोई आपकी इनविट्रो स्टडी हो रही है एनिमल मॉडल के ऊपर, तो वो इंफॉर्मेशन, वो रिसर्च आर्टिकल, उनके हवाले से जो स्टडीज हैं वो आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके अलावा जो इसके फर्दर रेफरेंसेस हैं, मतलब ये इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ से आ रही है उसको भी यहाँ पर इन्होंने नीचे साइट किया हुआ होता है। तो ये एक बहुत डिटेल डेटा बैंक है। अगर आप इसके एक एक लिंक के अंदर जाएंगे ना, तो आप किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं लिवर
कार्सिनोमा को स्टडी करते हैं। तो लिवर कार्सिनोमा को जैसा कि हमें पता है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कहते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे चली जाऊं, ठीक है, अभी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है, अब इसके अंदर इन्होंने कहा है, क्योंकि ये तो एक डिजीज को मैंने सर्च किया है ना, तो अब ये कह रहे हैं कि ये डिजीज जो है वो सोमैटिक टाइप की भी है, चाइल्डहुड टाइप की भी है। OMIM के अंदर इस डिजीज को ये नंबर एलोकेट किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर ये तमाम जीन्स जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। उन जीन्स का जो लोकस है, उनका जो नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको उस जी मतलब कार्सिनोमा के अंदर ये पर्टिकुलर जो जीन है जो कि इन्वॉल्व है, इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स चाहिए, तो आप जस्ट इसके ऊपर जब क्लिक करेंगी तो अब आप चली जाएंगी फॉर एग्जांपल कैस्ट कैस्पेज 8 के ऊपर, जिसको हम कैस्ट 8 भी कहते हैं। तो ये एक एपोप्टोसिस का एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब इसकी देखें, जीन्स की इंफॉर्मेशन मिल गई, इसका डिस्क्रिप्शन मिल गया, इसकी क्लोनिंग एक्सप्रेशन से रिलेटेड अगर कोई रिसर्चेस हैं तो वो हवाले से आपको इसका जीन का फंक्शन क्या है वो मिल जाएगा आपको। तो लिटरेचर आपको मिलता है लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलता। ठीक है, आपको उस चीज को, उस जीन को जो है वो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर स्टडी करना होता है। अगर उसमें कोई डॉकिंग स्टडी हुई भी है तो वो अगर यहाँ पर मौजूद है तो आप इनडायरेक्टली तो यहाँ पर से आ सकते हैं, बट डायरेक्टली आप डॉकिंग डाल के जो है वो सर्च नहीं कर सकते, या मॉलिक्यूलर इन सिलिको स्टडी डाल के सर्च नहीं कर सकते। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो गया। Yes, ma'am, it's clear now, but now I have one more question. How do they जी। process this data? For example, on the other databases, when we search for the articles, the research article or review article appears, but here it shows more than one articles. Like हम्म। कि अगर हम कहीं पे पब्लिश भी कर रहे हैं, बाकी जगह पे हमें, अगर हम ओमिम के ऊपर अपना डेटा लेकर आना चाहते हैं, अपनी रिसर्च लेकर आना चाहते हैं, तो व्हाट वुड बी द प्रोसेस? या फिर वो ये ओमिम खुद से कुछ रिसर्चेस को फिल्टर करके यहाँ पे यूज करता है? क्योंकि ये रिसर्च आर्टिकल की बेस पे तो नहीं है ना, ये तो। नहीं, ये रिसर्च आर्टिकल के पर बेसिस पर नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने बताया कि OMIM जो है वो है आपका ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, यानी कि इसके पास जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ उन जीन्स का है, उन डिजीजेस का है जिनका ताल्लुक जो है ना वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से आता है। ठीक है, मतलब जब उन जीन्स के अंदर कोई इश्यूज होता है या उन जीन का ताल्लुक किसी डिजीज से होता है, तो सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो OMIM में डाली जाती है। अब जो मैं समझ रही हूँ, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम खुद से क्या है यहाँ पर अपना आर्टिकल डालते हैं, द आंसर इज नो। ठीक है, ये सारा का सारा काम जो है बैक एंड के ऊपर डेटाबेस की जो मैनेजमेंट है उसके साथ हो रहा है। यानी कि आपके पास जितने भी आर्टिकल पब्लिश्ड होते हैं उनकी API जो है ना वो इनके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, जो इनके अपने फिल्ट्रेशन लगे हुए हैं, अगर को कोई ऐसा आर्टिकल जिसके अंदर बात की गई है म्यूटेशन की, जीन की, ह्यूमन से रिलेटेड जीन है, वो किसी डिजीज से बात की गई है जो कि ह्यूमन की डिजीज है, तो उस आर्टिकल को OMIM जो है वो ऑटो फैच करता है और फिर उसको करेक्टराइज करता है इस हवाले से, जो यहाँ पर आपके साइट के अंदर जो हेडिंग्स दी गई है ना, कि वो आर्टिकल अगर फॉर एग्जांपल जीन के फंक्शन के हवाले से बात कर रहा है तो वो इस हेडिंग के अंदर आ जाएगा, जीन के स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के हवाले से या फिर वेरिएशन के हवाले से बात कर रहा है तो उसकी उसकी इंफॉर्मेशन जब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू मैम। ठीक है जी। एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा, अगर कोई मजीद क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इस मीटिंग को यहाँ पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात होगी साढ़े ये तीन रहते बजे हैं। और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह रात तक आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ओके मैम, वंस थैंक अगेन यू। थैंक यू। थैंक यू हैव अ सो नाइस मच डे। आप लोग। हैव अ नाइस डे टू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।